क्यूई क्यानशीक पवेलियन की वो मिडिल एज्ड औरत पूरी तरह शॉक्ड थी। वो बैरियर्स यिन क्यूई के मास्टर और क्यानशी के पवेलियन के मास्टर ने सेट किए थे, और वो सिर्फ एक मूव में टूट गए। उस मिडिल एज्ड औरत की दूर से खड़े होकर देखने की हिम्मत नहीं हुई और वो तुरंत बाहर की तरफ उड़ गई। कई बैरियर्स को तोड़ते हुए वो एनर्जी हरिकेन सीधा यिन क्यूई से टकराया। झटके से वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। वो बुरी तरह इंजर्ड था, फिर भी यिन क्यूई ने अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ रिवर्सल की ताकत से लिन शेनजिंग की उस बॉम्बार्डमेंट को किसी तरह रोक लिया। यिन क्यूई छू लिन ने जमीन पर बैठे यिन क्यूई को देखा, जो अपना सीना पकड़े हुए था। उसके दिल में एक अजीब सी फीलिंग उठी जिसे वो वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता था। फॉरेन रूइंस में उन दोनों ने एक साथ लंबा सफर तय किया था, लेकिन सही मायनों में यिन क्यूई ने आज ही उसके दिल में जगह बनाई थी। हम तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप काफी इंटरेस्टिंग है और लगता है तुम्हें इनहेरिटेड मिली है, लेकिन श्वानसिन डीमन लॉर्ड ने तलवार पकड़े उस लड़की को नीचे देखा। क्या तुम लॉस्ट डेविल किंगडम और चूलिन के मामले में दखल देना चाहती हो? टिनवुजोंग भी इस मामले में बीच में आने की हिम्मत नहीं करता। छोटी बच्ची, क्या तुम कुछ ज्यादा ही बोल्ड नहीं हो? यिन क्यूई की आंखें एकदम कोल्ड हो गईं, जैसे उनमें कोई रंग ही न बचा हो। उसकी आंखों में अजीब लाइंस बहने लगीं और एक एक्स्ट्रॉर्डनरी मोमेंटम तेजी से बढ़ने लगा। ये अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ रिवर्सल की स्ट्रेंथ नहीं थी। इसका क्यानशिक पवेलियन से कोई लेना देना नहीं है। मुझ पर छू लिन का एहसान था, बस आज उसे चुका रही हूं। लेटर स्टेज ऑफ लाइफ रिवर्सल की पावर के साथ यिन क्यूई का शरीर एक तेज झटके के साथ आगे बढ़ा। मार्शल अंकल, प्लीज पीछे हट जाइए और क्यानशिक पवेलियन को इसमें इन्वॉल्व मत कीजिए। हम स्वानसिन डीमन लॉर्ड की आंखें कोल्ड हो गईं। ठीक है, तुम क्यानशिकी पवेलियन के कंटेम्प्रेरी डिसाइपल्स की मास्टर सिस्टर हो। अगर तुम मर भी गई तो ओल्ड लेडी वुसु को तुम्हारे लिए कोई अफसोस नहीं होगा। डीमन लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ ने हल्के से स्माइल किया। उसकी चमकीली पीली वर्टिकल आंखों ने आसमान में छू लिन को देखा। मेरा ग्रे फील्ड कोई नॉर्मल मूव नहीं है। अगर छू लिन उसके पास पहुंच भी गया तो वो उसे तोड़ेगा कैसे? डीमन लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ ने दोबारा हमला नहीं किया। भले ही ग्रे फील्ड अंदर से फ्रैजाइल और हार्ड था, लेकिन वो फोर्स ऑफ रिटर्निंग टू हेवन से बना था। उसके अंदर की पावरफुल फोर्स ऐसी चीज नहीं थी जिसे एथ रॉबर ऑफ रिटर्निंग टू द मेटाफिजिक्स लेवल का चू लिन छू भी सके। क्वालिटी में ये जीन एनर्जी से बिल्कुल अलग था। अगर चू लिन एक बार भी फोर्स ऑफ रिटर्निंग टू हेवन के टच में आ गया तो उसकी स्पिरिट तक पिघलकर टूट जाएगी। छू लिन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपनी ब्लड रेड आंखों से घूरा और अपने दोनों हाथों को कसकर जोड़ लिया। एक टेरिफाइंग जीन एनर्जी बाहर की तरफ स्वीप कर गई। सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर उसके हाथ में एक सफेद लाइट बॉल आ गई और फिर वो रोशनी तेजी से बढ़ने लगी। बस वो लाइट क्लस्टर सामने आया और चू लिन बिल्कुल नहीं रुका। मिक्स्ड ब्लड की जीन एनर्जी पागलों की तरह उस लाइट क्लस्टर में इंजेक्ट होने लगी। देखते ही देखते उस लाइट क्लस्टर की रोशनी आसमान छूने लगी। चू लिन के कंट्रोल में एक्सटिंक्शन की वो सर्जिंग पावर जबरदस्त तरीके से बर्स्ट हो गई। सिल्वरी व्हाइट रंग की वो वैनिशिंग पावर बाहर निकली और फिर टेरर की स्ट्रेंथ के साथ ग्रे फील्ड के एक पॉइंट पर जोरदार तरीके से टकराई। क्लिक लाइट क्लस्टर से निकली उस वैनिशिंग लाइट बीम के टकराने के बाद उसमें से लगातार एक बज की आवाज आने लगी। अगले ही पल वहां खड़े लोग डर गए जब उन्होंने देखा कि लाइट के फोकस पर मौजूद वो फील्ड जो फोर्स ऑफ रिटर्निंग टू हेवन से बनी थी, अब धीरे धीरे टूट रही थी। क्या? डीमन लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ के चेहरे पर मौजूद सार्काज़म थोड़ा बदल गया। फिर वो छू लिन के हाथ में मौजूद लाइट को घूरने लगा और बोला, ये क्या है? ये बिना डरे फोर्स ऑफ रिटर्निंग टू हेवन को तोड़ रहा है। चू लिन लगातार उस लाइट में अपना खून इन्फ्यूज कर रहा था, क्योंकि जीन एनर्जी की कमी के कारण वो सिर्फ अपने खून की वाइटैलिटी को ही इस्तेमाल कर सकता था। साथ ही चू लिन का चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ता जा रहा था और उसकी सांसें तेजी से टूट रही थीं। भले ही सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन स्ट्रांग था, लेकिन वो अभी भी डीमन लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ से बहुत पीछे था। पर्पल मून, इस फील्ड को तोड़ दो। चू लिन को अपने दिल में अच्छे से पता था कि वो इस ग्रे फील्ड को पूरी तरह नहीं खोल सकता। वो इसे पूरी तरह से तोड़ना भी नहीं चाहता था, बल्कि वो बस एक दरार खोलना चाहता था ताकि पर्पल मून की पावर अच्छे से इस्तेमाल हो सके। हम इस पल पर्पल मून की रोशनी आसमान छू रही थी और सिल्वर और पर्पल एनर्जी पागलों की तरह रिलीज हो रही थी। वो मूनलाइट एक ब्लेड में बदल गई और उसने ग्रे फील्ड पर जोर से वार किया। बैंग बैंग बैंग, वो टेरिफाइंग डाओमांग उस फील्ड की स्मूथ दीवार पर बिजली की तरह गिरी। फिर सबने देखा कि वो ग्रे और व्हाइट फील्ड जो बेहद टफ थी, आखिरकार धीरे धीरे टूटने लगी और फिर एक क्लिक की आवाज के साथ पूरी तरह से एक्सप्लोड हो गई। बैंग ग्रे फील्ड के एक्सप्लोड होते ही उसके अंदर फंसी पर्पल मून ने अचानक से वॉन्जांग मून को खोल दिया और पूरा आसमान हल्का सा अंधेरा लगने लगा। पर्पल मून अचानक से बाहर निकली और उसने चू लिन और यिन क्यूई को अपने पीछे ब्लॉक कर लिया। उसकी पर्पल आंखें उन तीनों डीमन मास्टर्स को घूर रही थीं। फिर हवा में एक ठंडी आवाज गूंजी, अपनी पूरी ताकत लगाओ बर्न। रोर पर्पल मून की ठंडी आवाज के साथ उसके माथे का पर्पल क्रिस्टल अचानक से एक्सप्लोड होकर चमकने लगा और उस क्रिस्टल के किनारों पर बारीक डस्ट वाले क्रैक्स आ गए। ये डस्ट हवा में गिरी जो तेजी से डिसॉल्व होकर गायब हो गई और वहां से एक ह्यूज एनर्जी बाहर निकली। बस वो पर्पल एनर्जी हल्की सी चमकी और फिर छोटे छोटे स्टारलाइट में बदलकर पर्पल मून के अंदर समा गई। हम उन पर्पल एनर्जीज के अंदर जाते ही पर्पल मून से निकलने वाली मून AWNS ने शुरुआत में आसमान और सूरज को ढक लिया था, लेकिन अब वो तेजी से फैल रही थी और उन्होंने आसानी से फॉरेन रूइंस के पूरे शहर को कवर कर लिया था।
और पर्पल मून की ऑरा लगातार बढ़ रही थी। उन तीनों डीमंस की खामोश नजरों के सामने कुछ ही सेकंड्स में ये एक बहुत ही हाई लेवल तक पहुंच गई। इस समय अपने दिल को बर्न करने के बाद पर्पल मून की स्ट्रेंथ एकदम इनक्रेडिबल थी। अगर मैं आज मरी तो तुम में से किसी एक को अपने साथ लेकर जाऊंगी। पर्पल मून की ठंडी आवाज पूरे फॉरेन रूइंस शहर में गूंज उठी। लोगों को महसूस हो रहा था कि चांद के गहराने के साथ पर्पल मून की ऑरा और भी ज्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। उसका टेरर उन तीनों डीमंस में से किसी से भी कम नहीं था। पर्पल कोर क्लैन के हार्ट को बर्न करना वो इसके लिए तैयार है, लेकिन उसका रेल्म बहुत लो है। भले ही उसके पर्पल कोर क्लैन का एफर्ट ज्यादा हो, फिर भी वो इसे एक साथ इस्तेमाल नहीं कर सकती। काले कपड़े पहने उस ओल्ड मैन ने हवा में पर्पल मूनलाइट में नहाए हुए उस फिगर को देखा और कहा, बिल्कुल, अगर उसने पर्पल कोर क्लैन का हार्ट बर्न कर भी लिया तब भी वो उन 3 लोगों को नहीं हरा सकती। वो तीनों डीमन लॉर्ड्स थे जो गॉड लेवल को फेस करने की ताकत रखते थे। जब तियानजन ने उस काले कपड़े वाले ओल्ड मैन की बात सुनी तो उसने भी अपना हाथ भींच लिया और एक हल्की सी आह भरी। आसमान में वो पर्पल मून ऑन लगभग बादलों में बदल गई थी। पर्पल मून के चारों तरफ घने बादल इकट्ठे हो गए और उनमें पर्पल मून की परछाई मंडराने लगी। अगर तुम किसी डीमन लॉर्ड को मारना चाहती हो तो अपना दिल बर्न करने के बाद भी तुम ये नहीं कर पाओगी। डीमन लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ ने हवा में उन घने पर्पल बादलों को देखा। उसकी आंखों में हल्की सी सीरियसनेस थी, लेकिन फिर भी उसने धीरे से अपना सिर हिलाया। चलो ट्राई करके देखते हैं। आसमान में पर्पल मून की हल्की और तेज आवाज गूंजी। अगले ही पल आसमान में तैरते वो बादल 1000 किलोमीटर लंबे मून शैडो व्हील ब्लेड में बदल गए। वो ब्लेड उस घने कोहरे में तैरने लगा और उसमें से भयानक वेव्स बाहर की तरफ निकलने लगी जो सच में डरावनी थीं। मून ब्लेड, एक हथेली ने हल्के से उस ब्लेड पर थपथपाया जो उस मैसिव व्हील ब्लेड के मुकाबले बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन उस हथेली में भयानक ताकत थी। 1000 किलोमीटर लंबी वो व्हील ब्लेड उस हथेली के इशारे पर खींची चली आई और एक पल के लिए भी नहीं रुकी। वो अचानक से बाहर की तरफ उड़ी और स्पेस की कई लेयर्स को चीरती हुई नीचे मौजूद डीमन लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ की तरफ जोरदार तरीके से बढ़ गई। बैंग व्हील ब्लेड ने आसमान को चीर दिया। वो भले ही काफी दूर थी, लेकिन फिर भी फॉरेन रूइंस के शहर में एक बहुत बड़ा और गहरा गैप बन गया था। इस व्हील ब्लेड की पावर सच में टेरिफाइंग थी। डीमन लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ ने दूर से आसमान में उस व्हील ब्लेड को देखा। उसने जोर से सांस छोड़ी और अपना बड़ा हाथ हिलाया। फोर्स ऑफ रिटर्निंग टू हेवन आसमान से बाहर की तरफ सर्ज कर गई। होराइजन पर वो एक ग्रे और व्हाइट रिंग में बदल गई। वो सर्कल बहुत बड़ा था। जैसे ही वो ग्रे सर्कल बना, ब्लेड आसमान से नीचे की तरफ प्रेस हो गई। फिर वो एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मीटियोराइट की तरह जोरदार तरीके से टकराई। बैंग, हवा में एक बहुत जोरदार आवाज गूंज उठी। लोग साफ देख सकते थे कि 1000 मीटर से भी बड़ी एनर्जी वेव किसी भयानक सुनामी की तरह हवा में तबाही मचा रही थी। उस पल ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया खत्म होने वाली है। सबके सामने एक गहरा अबिस जैसा चौड़ा स्पेस गैप बन गया था। उस वायलेंट इम्पैक्ट के झटके से वो ग्रे सर्कल पीछे की तरफ नहीं उड़ पाया। डीमन लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ का बैलेंस भी थोड़ा बिगड़ गया। उसे कुछ कदम पीछे भी हटना पड़ा। फिर उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक आई और उसका शरीर तेजी से फ्लैश हुआ। वो सीधा उस रिंग के ऊपर आ गया। उसकी बॉडी और वो रिंग तेजी से आपस में मिल गए। उन्होंने एक जबरदस्त डिटरेंस वाली ग्रे और व्हाइट लाइट बनाई जो एक बार फिर से आसमान में पर्पल मून की तरफ तेजी से शूट हुई। रोर, वो टेरिफाइंग एनर्जी वेव हवा में बाहर की तरफ स्वीप कर गई। 1 किलोमीटर ब्लेड वाली वो व्हील ब्लेड तेजी से घूमते हुए डीमन लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ पर भारी पड़ने लगी। अटैक करते समय बहुत सारी एनर्जी वेव्स श्वानसिन और कांग्यू की तरफ भी बढ़ रही थीं। ऐसा लग रहा था कि पर्पल मून सच में अकेले ही उन तीनों पर भारी पड़ने वाली थी। मैंने इतने सालों से कुछ नहीं किया है। अगर तुम सच में खेल खेलना चाहती हो तो चलो ट्राई करते हैं। श्वानसिन और कांग्यू ईवल मास्टर्स की नजरें आपस में मिलीं। फिर एक स्मर्क के साथ उनकी आंखों में एक कोल्ड लाइट चमकने लगी। वो दोनों एक ही समय पर आगे की तरफ शूट हुए और उस फियर्स बैटलफील्ड में शामिल हो गए। रोर, जैसे ही श्वानसिन और कांग्यू डीमन लॉर्ड्स ने एक साथ मिलकर हमला किया, हवा में जमे हुए वो घने बादल तेजी से फटने लगे। पर्पल मून की परछाई अब पीछे हटने के लायक भी नहीं बची थी। भले ही उसने पर्पल कोर क्लैन के हार्ट को बर्न कर दिया था, लेकिन फिर भी वो उन तीनों डीमंस का सामना नहीं कर पा रही थी। अकेले ही डेविल किंगडम के 3 मास्टर्स के खिलाफ इतनी जबरदस्त फाइट आसमान में हो रही इस फियर्स वॉर को देखकर टियानबियन डाओबिन के कई लोग पूरी तरह से शॉक्ड थे। उन्होंने इतनी कड़ी प्रैक्टिस की थी, फिर भी वो लेट लाइफ लेवल के सामने टिक नहीं सकते थे। डीमन लॉर्ड के सामने तो बस उंगली के इशारे से उनकी जान जा सकती थी, लेकिन पर्पल बालों वाली वो छोटी लड़की ऐसा कर पा रही थी। ये सच में बहुत फ्राइटनिंग था। पूरे पर्पल कोर क्लैन की स्ट्रेंथ को इकट्ठा करना सच में इसके लायक है। फैंग यीकुन ने एक गहरी सांस ली। अगर वो अकेले लड़ती तो पर्पल बालों वाली वो छोटी लड़की किसी भी डीमन लॉर्ड से नहीं डरती, लेकिन उसे 3 डीमंस का सामना करना पड़ रहा है। ये बहुत मुश्किल है। चाहे जो भी हो, आज की ये बातें पूरे कैंगलन वर्ल्ड में फैल जाएंगी और पूरा कैंगलन वर्ल्ड बुरी तरह हिल जाएगा। चू लिन सच में सिंपल नहीं है। ये शिंगे के एल्डर मार्शल ब्रदर से कंपेयर किया जाए तो फांग यीकुन ने अपना सिर हिलाया। आज की सिचुएशन में चू लिन और जियुए को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। वो लोग बस टियनवुजोंग के थे। फैंग यीकुन ने दूर तक देखा। तियनजन और काले कपड़े पहने वो ओल्ड मैन शांति से आसमान की तरफ देख रहे थे। यिन क्यूई ने अपना सिर हल्का सा ऊपर उठाया और उसकी आंखों में लाइट लगातार फ्लैश होने लगी।
यिन क्यूई से जुड़े उसके थॉट्स धीरे धीरे कम हो रहे थे और एक और अजीब सी मेमोरी लगातार बाहर आ रही थी। आखिर में उन दोनों मेमोरीज के बीच एक बैलेंस बन गया। इस फियर्स बैटल के अलावा बहुत से लोगों का ध्यान तियानजन और काले कपड़े वाले ओल्ड मैन पर भी था। काफी लोग सोच रहे थे कि क्या तियानवुजोंग के ये दो सबसे पावरफुल लोग भी इस लड़ाई में शामिल होंगे। वो अच्छे से जानती है कि वो उन तीनों ईवल मास्टर्स के सामने टिक नहीं सकती, फिर भी वो इतनी मेहनत क्यों कर रही है। तियानजन ने हवा में लगातार पीछे हटती पर्पल मून को देखते हुए धीरे से कहा। वो काले कपड़े वाला ओल्ड मैन भी बहुत कंफ्यूज्ड था। उसकी नजरें चांद से ढके उन बादलों पर टिकी थीं। अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसकी नजर पर्पल मून के पीछे एक जगह पर पड़ी। हवा में लटके उन काले बादलों के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हिडन वेव्स छिपी हों। वो स्वानसिन डीमन लॉर्ड से लड़ना ही नहीं चाहती। काले कपड़े वाले ओल्ड मैन की आंखों में एक चमक आई और उसने अपनी आवाज नीची करते हुए कहा, शायद वो कुछ प्रिपेयर कर रही है। ये सुनते ही तियानजन ने तुरंत उन पर्पल बादलों में कुछ अजीब चीजें नोटिस की। फिर उसने अपने हाथों को कसकर भींच लिया। स्पेस ट्रांसफर अरे, वो चू लिन को यहां से दूर भेजना चाहती है। हाँ, अगर वो सच में अपनी जान की बाजी लगाकर डेविल किंगडम के उन 3 डीमन से लड़ेगी तो शायद मारी जाएगी। वो अपनी असली प्लानिंग को छिपाने के लिए मरने तक लड़ने का नाटक कर रही है। काले कपड़े वाले ओल्ड मैन ने धीरे से कहा, इतनी फियर्स फाइट में हम आउटसाइडर्स के लिए ये सब नोटिस करना बहुत मुश्किल है। श्वानचिन के वो तीनों डीमन मास्टर्स इस फाइट के बीच में हैं। मुझे डर है कि उनके लिए भी ये पता लगाना मुश्किल होगा। तियानजन ने अपनी मुट्ठी कस ली। जाहिर सी बात है, वो नहीं चाहता था कि छू लिन इस जगह पर मारा जाए। मुझे उम्मीद है कि वो ऐसा कर पाएगी। बैंग, एक और जोरदार आवाज हुई और पर्पल मून का शरीर हल्का सा पीछे की तरफ गिर पड़ा। उसकी आंखों ने उन दोनों श्वानचिन डीमन मास्टर्स को घूर कर देखा। फिर अपने हाथ के एक बड़े इशारे के साथ पर्पल मून ऑन बाहर की तरफ बह निकली। उसने सीधे छू लिन और यिन क्यूई को कवर कर लिया और उन्हें खींचते हुए हवा में बादलों की तरफ ले गई। स्पेस। यिन क्यूई ने स्माइल किया और धीरे से अपनी एक उंगली उठाई। ब्लेड की सॉर्ड लाइट चमक उठी। उस सॉर्ड लाइट से अजीब लाइंस चिपकी हुई थीं। यिन क्यूई ने सिर्फ एक उंगली से अपने शरीर को ढकने वाले उन बादलों और कोहरे को चीर दिया। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। हम वो बादल चू लिन को उन पर्पल बादलों के अंदर ले गए। आसमान में छाई वो सारी धुंध पूरी तरह से गायब हो गई। बादल पिघलने लगे और हवा में एक बहुत बड़ा अरे सामने आ गया। बिग स्पेस अरे। श्वानसिन डीमन लॉर्ड और बाकी दोनों ने अपने सामने इस चीज को देखा और अचानक उनकी आंखों का रंग बदल गया। मैं इस बिग अरे को कंट्रोल करूंगी। कैंगलन वर्ल्ड अब बहुत खतरनाक हो चुका है। पर्पल मून के हाथ बाहर की तरफ घूमे। वो स्पेस अरे तेजी से घूमने लगा और एक अजीब सी स्पेशल फ्लक्चुएशन बर्स्ट हो गई। चू लिन का चेहरा पीला पड़ चुका था और उसने डार्क पर्पल मून की तरफ देखा। वो महसूस कर सकता था कि उसकी सांसें तेजी से टूट रही हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि अपनी पूरी ताकत लगा देने और सडन लेवल अप की वजह से मिली उसकी पावर अब खत्म हो रही है। अगर उसकी स्ट्रेंथ पूरी तरह से खत्म हो गई तो उन्हें कभी कैंगलन रेल्म से निकलने का मौका नहीं मिलेगा। भागना चाहते हो, सपने देखते रहो। स्वानसिन डीमन लॉर्ड और बाकी दोनों मास्टर्स की आवाज एकदम ठंडी थी। उन तीनों ने एक साथ हमला कर दिया। वो एनर्जी शॉक पूरे आसमान में फैल गया और सीधा स्पेस अरे से टकराने के लिए आगे बढ़ा। अगर ये एनर्जी बॉम्बार्डमेंट टकरा जाती तो पर्पल मून ने जो स्पेस अरे इतनी मेहनत से बनाया था वो पूरी तरह बर्बाद हो जाता। पर्पल मून की आंखें भी लाल हो चुकी थीं और वो उन लोगों को देख रही थी जो हमला करने के लिए आगे बढ़ रहे थे। वो पूरी तरह से उस बिग अरे को कंट्रोल करने में लगी थी और आसमान से हो रहे इस हमले का सामना नहीं कर सकती थी। मुझे करने दो। छू लिन उड़ते हुए बाहर आ गया। छू लिन अच्छे से जानता था कि वो उनके सामने एक छोटे से कीड़े जैसा है, लेकिन वो जरा भी स्लो नहीं पड़ा। बिग स्पेस अरे को चालू होने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। सिर्फ वही आगे आकर उन्हें रोक सकता था, वरना वो दोनों यहीं मारे जाते। चू लिन की हथेली से सिल्वर और व्हाइट लाइट क्लस्टर बाहर निकला। उसने अपना हाथ घुमाया और अचानक हवा में एक फायरी रेड स्टोव आ गया। उस रेड स्टोव से गर्म एनर्जी निकली जिसने चू लिन को प्रोटेक्ट कर लिया। शुआ पावर ऑफ एनाइलेशन से भरा वो लाइट कॉलम अचानक उसके हाथ से एक्सप्लोड हुआ। फिर सबकी नजरों के सामने वो उस शॉकिंग अटैक से जोरदार तरीके से टकरा गया। भले ही वैनिशिंग पावर स्ट्रांग थी, लेकिन उन तीनों डीमंस के फियर्स अटैक के सामने वो चांद के आगे जुगनू की चमक जैसी थी। वो वैनिशिंग लाइट कॉलम थोड़ी ही देर टिक पाया और आसानी से बिखर गया। बैंग, वैनिशिंग लाइट कॉलम टूट गया और वो टेरेबल अटैक एनर्जी हवा में एक भारी हम के साथ उस फायर रेड स्टोव की तरफ बढ़ गई। आसमान और जमीन के बीच वो आवाज गूंज उठी और फायर रेड एनर्जी रिपल का एक सर्कल बाहर की तरफ पुश हुआ। ये सब उसी का हिस्सा था। लोग साफ देख सकते थे कि फायर रेड स्टोव की रोशनी तेजी से फेड हो गई। फिर वो एक पा की आवाज के साथ अचानक से हिला और लाल रोशनी में बदलकर पीछे उड़ते हुए चू लिन की बॉडी में समा गया। पफ गियुआन होशन स्टोव के डैमेज होते ही चू लिन भी इंजर्ड हो गया। उसके मुंह से अचानक खून बाहर आ गया। वो पहले से ही पीला पड़ा हुआ था और अब उसका चेहरा सोने के कागज जैसा हो गया था। ये साफ था कि सिर्फ टियान्युआन के सुप्रीम ट्रेजर की पावर से उन तीनों डीमंस के अटैक को ब्लॉक करना इम्पॉसिबल था। उसके मुंह से पागलों की तरह खून बाहर निकला। इससे पहले कि चू लिन पीछे हट पाता, उसके आसपास का स्पेस अचानक से इम्प्रिजन हो गया। फिर वॉइड से एक टेरिफाइंग एनर्जी की बॉम्बार्डमेंट हुई जिसने चू लिन को चारों तरफ से घेर लिया।
इस टेरिबल एनर्जी की बॉम्बार्डमेंट के कारण चू लिन खुद को पैरालाइज्ड महसूस करने लगा और उसका खून बहने लगा। आसपास के स्पेस से एक भयानक फोर्स नीचे आई जिसने उसे लगभग टुकड़ों में क्रश कर दिया था। जीन चेन के दिनों से ही चू लिन दर्द सहने में काफी अच्छा था। ये दर्द उसके लिए कुछ भी नहीं था। बात बस इतनी थी कि उसकी इंजरीज बहुत गहरी थीं, जिसकी वजह से आगे कुछ भी करना उसके लिए मुश्किल हो सकता था। डेविल के डार्क खून को देखकर उसके मन में जरा भी तरस नहीं आया। आसमान में मौजूद उस बिग स्पेस अरे के अंदर पर्पल मून की लेवेंडर आंखें हल्की लाल हो चुकी थीं। वो चू लिन को इस डेस्परेट हालत में नहीं देख पा रही थी। ये बहुत मुश्किल था। चू लिन अपना गुइयुआन होशन स्टोव और सोर्स ऑफ एक्सटिंक्शन पूरी तरह इस्तेमाल कर चुका था। अब ये दोनों ट्रेजर्स खामोश पड़ गए थे। यहां तक कि जीन पैनल ने भी इस सिचुएशन में कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। क्या वो आज सच में यही मारा जाएगा? आसपास के स्पेस को महसूस करते हुए अभी भी एक लार्जर फोर्स की बॉम्बार्डमेंट हो रही थी। चू लिन को अंदर से बहुत ज्यादा घबराहट महसूस हो रही थी और उसका दिमाग भी हल्के से ट्रांस में चला गया था। बस ठीक उसी समय जब चू लिन खुद को एकदम पावरलेस महसूस कर रहा था, वो मेटल ओरिजिन जो उसकी बॉडी में बच गया था और जिसे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाया था, अचानक से बर्स्ट हो गया। उस मेटल ओरिजिन का एक्सप्लोजन तुरंत चू लिन की पूरी बॉडी में फैल गया और एक टेरेबल स्पीड के साथ उसकी डैमेज्ड बॉडी के अंदर धंसने लगा। मेटल सोर्स चू लिन की बॉडी में तेजी से डिसॉल्व हो गया। मेटल ओरिजिन सच में बहुत फियर्स था। भले ही चू लिन टफ था, लेकिन वो इसे बस थोड़ा सा ही एब्जॉर्ब कर सकता था। फिर भी बाहर के उस भयानक प्रेशर के कारण ये मेटल सोर्सेज चू लिन की बॉडी में अपने आप अब्जॉर्ब होने लगे, जिससे उसकी फिजिक स्ट्रांग हो गई और वो उस बाहरी भयानक इम्पैक्ट को रोक पाया। चू लिन की बॉडी के सरफेस पर एक स्ट्रांग प्लैटिनम लाइट भी वायलेंटली इरप्ट हुई। सब लोग साफ देख सकते थे कि चू लिन की बॉडी हल्की सी एक्सपैंड हो रही थी। अगले ही पल वो प्लैटिनम लाइट जोरदार तरीके से बर्स्ट हुई और हवा में एक मेटल बज गूंज उठी। जमीन को हिला देने वाली एक भारी आवाज गूंजी और 100 मीटर्स का एक मेटल जायंट वॉइड से बाहर निकला। वो सर्जिंग मेटल एयर प्रेशर नॉर्मल वॉरियर्स से एकदम अलग था। जैसे ही वो प्रेशर रिलीज हुआ, ऐसा लगा जैसे अनगिनत नाइफ एजेस लोगों को चुभ रही हों। इससे सबकी बॉडी में टिंगलिंग होने लगी। इस छोटे डेविल की ये सुपरनैचुरल पावर कैसी है? एकदम अजीब। ये एक ऐसी बॉडी में बदल सकता है जो असल में बॉडी है ही नहीं। डीमन लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ ने आसमान में उस मेटल जायंट को देखा और फ्राउन किया। तुम चाहे कोई भी मैजिक पावर इस्तेमाल कर लो, इस अटैक के सामने तुम्हारे पास बस एक ही रास्ता है और वो है मौत। डीमन लॉर्ड ऑफ हेवन एंड अर्थ की आंखों में एक कोल्ड लाइट थी। चू लिन जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, उसके मारे जाने के चांस उतने ही ज्यादा होंगे। आज की इस डिस्ग्रेस ने जरूर चू लिन के अंदर डेविल किंगडम के खिलाफ नफरत भर दी होगी। अगर आज वो बच निकला तो वो ओरिजिनल ये सिंघे से भी ज्यादा ट्रबलसम बन जाएगा। उस दिन उन तीनों के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। वो मेटल जायंट सफेद गोल्ड लाइट से बाहर कूदा और फिर एक और भी ज्यादा डैजलिंग व्हाइट गोल्ड लाइट बाहर निकली, जिसने उस भयानक अटैक को रेजिस्ट करने की पूरी कोशिश की। लाइफ और डेथ के बीच वो मेटल ओरिजिन वायलेंटली इरप्ट हुआ, जिसने चू लिन की टाइटेनियम बॉडी को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना दिया। उसकी बॉडी आखिरकार एक रियल मेटल शेप लेने में कामयाब हो गई। अब इसकी स्ट्रेंथ पहले से कहीं ज्यादा थी। बैंग बैंग जाहिर सी बात है, इस सिचुएशन में भी चू लिन के लिए उन तीनों के अटैक को रेजिस्ट करना बहुत मुश्किल था। वॉइड से गिर रही उस भयानक बॉम्बार्डमेंट के सामने मेटल जायंट बना चू लिन एक बार फिर लगातार पीछे हटता रहा। उस मेटल बॉडी पर लगातार कई तरह के स्क्रैचेस आ रहे थे। कुछ ही सेकंड्स बीतने के बावजूद वो मेटल जायंट पूरी तरह से स्कार्स से भर गया था। फिर भी पूरा यिक्सू सिटी पूरी तरह से हैरान था। उस मेटल जायंट को देखते समय लोगों की आंखों में कॉम्प्लेक्सिटी थी। ये इमेजिन करना सच में मुश्किल था कि रिटर्न टू द डार्क वर्ल्ड फॉर द 8th टाइम वाला एक यंग डिसाइपल लॉस्ट डेविल किंगडम के 3 ईविल मास्टर्स के अटैक को इतने लंबे टाइम तक रेजिस्ट कर सकता था। भले ही उन तीनों ईविल मास्टर्स ने अपनी फुल स्ट्रेंथ यूज नहीं की थी, लेकिन फिर भी उनके बीच का गैप आसमान और जमीन जैसा था। अगर इस लड़के को नहीं मारा गया तो एक दिन लॉस्ट डेविल किंगडम पर बहुत बड़ा डिजास्टर आएगा। कुछ लोगों के दिलों में भी यही बात थी और उनके चेहरे काफी हैवी हो गए थे। सबके दिमाग में यही आइडिया आ रहा था। चू लिन की आज की जबरदस्त परफॉर्मेंस को देखकर साफ था कि अगर उसे काफी टाइम मिल गया तो वो बिल्कुल उस ये सिंघे की तरह बन जाएगा जिसने 100 साल पहले पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। शुरुआत में ये सिंघे ने डीमन किंगडम में घुसकर कई डोमेन मास्टर्स को मार दिया था। अगर चू लिन आज जिंदा बच गया तो फ्यूचर में क्या होगा? सब लोग बस इसके बारे में थोड़ा सा सोचकर ही गहरी सांस लेने लगे। रोड जाहिर सी बात है, फॉरेन रूइन सिटी के ये वॉरियर्स ये बात सोच सकते थे और लॉस्ट डेविल किंगडम के वो तीनों डीमन लॉर्ड्स भी यही सोच रहे थे। उन तीनों डीमंस की आंखों में एक कोल्ड लाइट बह रही थी। भले ही उन्होंने दोबारा अटैक नहीं किया, लेकिन चू लिन की बॉडी को घेरने वाला वो अटैक मोमेंटम पूरी कोशिश कर रहा था। वो लोग बस इस लड़के को इसके ग्रोइंग पीरियड में ही गला घोटकर मारना चाहते थे। बैंग उस मेटल जायंट की बॉडी अचानक से एक हिस्से में धंस गई जो गैशियस मेटल गैस से भरी हुई थी। साथ ही उस मेटल जायंट की प्लैटिनम लाइट भी तेजी से डिम हो गई। बूम वॉइड से एक और टेरिफाइंग एनर्जी बाहर निकली और तेजी से उस मेटल जायंट की बॉडी पर नीचे की तरफ प्रेस हो गई। टियन बियान में तिएनजेन ने चू लिन को देखा जो खुद को सपोर्ट करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने बगल में खड़े काले कपड़े वाले ओल्ड मैन को देखा। अब हमारे शुरू करने का टाइम आ गया है। चलो इन दोनों को यहां से बाहर निकालते हैं।
काले कपड़े वाले ओल्ड मैन ने जोर से सिर हिलाया। वो इसी पल का वेट कर रहा था। बैंग टिएनजन के हाथों से अचानक एक स्ट्रॉन्ग अटैक बर्स्ट हुआ और उसने स्पेस को चीर दिया। जब चू लिन को रैप करने वाला वो अटैक मेटल जायंट से टकराने ही वाला था तो उसने सीधे उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। टिएनजन और उसके साथी का अचानक से एक्शन में आना तुरंत पूरे फॉरेन मार्केट सिटी का अटेंशन खींच लिया। टिएनजन, तुम क्या कर रहे हो? हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने गुस्से से कहा। हेवन एंड अर्थ, बहुत हो गया, तुम्हें इतना ज्यादा नहीं करना चाहिए। टिएनजन ने ठंडी आवाज में कहा। शेर को वापस पहाड़ पर जाने दें? हा, क्या तुम्हें लगता है कि लॉस्ट डेविल लैंड के लोग बेवकूफ हैं? ये शिंगे के मामले के बाद हम लॉस्ट डेविल लैंड वाले वो चीज दोबारा नहीं देखना चाहते। श्वानशिन डीमन लॉर्ड ने हल्का सा फ्राउन किया। उसकी डार्क आंखों से किल करने का इरादा बाहर आ रहा था। तुम दोनों टिएनजन और उस दूसरे आदमी को ब्लॉक करो, मैं उस पर्पल बालों वाली लड़की के बिग स्पेस अरे को तोड़ता हूं। ठीक है। श्वानशिन डीमन लॉर्ड की बात सुनकर क्यानकुन और कांग्यू ने डिसाइसिवली सिर हिलाया। बैंग जवाब में उन तीनों ने अचानक अपने कदम आगे बढ़ाए। क्यानकुन और कांग्यू ने तुरंत टिएनजन को ब्लॉक करने के लिए एक मूव लॉन्च किया। श्वानशिन डीमन लॉर्ड ने चू लिन को कोल्ड नजरों से देखा और फिर अपनी हथेली को वायलेंटली बाहर की तरफ घुमाया। फोर्स ऑफ रिटर्निंग टू हेवन की पावर के साथ उसके शरीर से 1000 मीटर्स लंबा एक टेरर कॉलम बाहर निकला। सब देख सकते थे कि इस बार श्वानशिन डीमन लॉर्ड बिल्कुल भी अपने हाथ नहीं रोक रहा था। इस बार वो बस एक ही ब्लो में चू लिन को जान से मार देना चाहता था। रोर ऐसा लगा जैसे वो लाइट कॉलम पूरी दुनिया को चीर देगा। उसने एक एक्सट्रीमली टेरिफाइंग स्पीड से चू लिन के सिर को कवर कर लिया, जिससे वॉइड का कोई नामोनिशान नहीं बचा। चू लिन का मेटल जायंट भी पीछे हटकर स्पेस अरे के अंदर चला गया। पर्पल मून की आंखें लाल थीं और वो उस स्पेस अरे को वर्क करवाने की पूरी कोशिश कर रही थी। वो उस टेरिबल अटैक के पहुंचने से पहले ही उस स्पेस से निकल जाना चाहती थी, लेकिन उस लाइट कॉलम की फ्लाइंग स्पीड बहुत फास्ट थी। पलक झपकते ही वो स्पेस अरे के एकदम ऊपर पहुंच गया। कम ऑन। पर्पल मून ने अपने होठों को कसकर भींच लिया। उसका पर्पल निचला होंठ लगभग कटने ही वाला था, जहां से खून की बूंद निकलने को तैयार थी, जिससे वो और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। वेल, तुम अभी भी भागना चाहते हो? जब वो बिग स्पेस अरे उन दोनों के सिर के ऊपर मंडरा रहा था, डार्क हार्ट डीमन लॉर्ड ने कोल्डली स्नॉट किया और फिर वो लाइट कॉलम फियर्सली नीचे की तरफ बर्स्ट हो गया। बैंग ठीक उसी पल जब वो टेरेबल लाइट कॉलम उस स्पेस अरे से टकराने ही वाला था, आसमान में अचानक एक 10,000 मीटर का गैप कट गया और पूरा आसमान 2 हिस्सों में बंट गया। फिर उस गैप में से फॉरेन रूइन सिटी को कवर करने वाला एक ह्यूज मेटल हैंड अचानक से बाहर निकला। फॉरेन रूइन सिटी के खौफ के बीच उस मेटल जायंट हैंड ने श्वानशिन डीमन लॉर्ड के उस लाइट कॉलम को कसकर पकड़ लिया और एक क्लिक की आवाज के साथ उसे सीधे क्रश करके एक्सप्लोड कर दिया। ये तो छू लिन हल्का सा हैरान रह गया। इसके बाद छू लिन होश में आया और उसका चेहरा अमेजमेंट से भर गया। अचानक बाहर निकले उस ह्यूज मेटल हैंड से उसे एक जानी पहचानी वेव महसूस हो रही थी। ये टाइटेनियम बॉडी है। टाइटेनियम बॉडी लेजेंडरी आयरन डेविल की विरासत थी। क्या ये वही है? उसे कोई आइडिया नहीं था कि वो इस सडन मूव से बच गया है। वो अपने इस बेनिफैक्टर से पहले कभी नहीं मिला था। अभी वो जो था, जीयुए भी अपनी यादों में खो गई। उसके पास जिक्सिन नेशनैलिटी की पूरी इनहेरिटेंस थी। जिक्सिन नेशनैलिटी के इतने बड़े रिकॉर्ड्स में उसे बस हल्का सा याद था और फिर उसने अपना सिर हिलाया। पूरे स्टारी स्काई में पर्पल कोर क्लैन थोड़ा अजीब जरूर था, लेकिन वो कोई बड़ी फैमिली नहीं थी। इसलिए वो लेजेंडरी इंसान हो या ना हो, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। यीशु सिटी में हवा में स्पेस को चीरकर निकलने वाले उस जायंट मेटल हैंड को देखकर हर कोई शॉक्ड था। उन्होंने चू लिन के मेटल जायंट को देखा था और अचानक उन्हें लगा जैसे वो कोई सपना देख रहे हों। उसके बाद हर कोई हैरान रह गया। चू लिन इतने पावरफुल इंसान के कांटेक्ट में कैसे था? आखिर उसका ओरिजिन क्या था? ये एनर्जी फ्लक्चुएशन कितनी भयानक है? काले कपड़े वाले ओल्ड मैन ने हल्के से डर के साथ हवा में देखा और धीमी आवाज में कहा, जिसने अभी मदद की वो कम से कम गॉड के रेल में है। खासकर वो जायंट हैंड बिल्कुल छू लिन की प्रैक्टिस की हुई तीजी जिन शेन जैसा है। इन दोनों के बीच जरूर कोई कनेक्शन होगा। तियांझे ने हल्के से सिर हिलाया। लेकिन ऐसा लगता है कि ये इंसान कैंगलन वर्ल्ड से बहुत दूर है। भले ही वो बहुत स्ट्रांग है और उसने वॉइड की स्ट्रेंथ को चीर दिया है, मुझे डर है कि वो श्वानशिन के तीनों मास्टर्स को नहीं हरा पाएगा। काले कपड़े वाले ओल्ड मैन ने कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे श्वानशिन डीमन लॉर्ड में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो बस छू लिन को भागने में मदद करना चाहता है, तियांझे ने फुसफुसाते हुए कहा। चू लिन सच में लकी है कि उसे इतने पावरफुल इंसान की मदद मिल गई। इस तरह हम चैन की सांस ले सकते हैं। तियांजन के रिलैक्स चेहरे को देखकर काले कपड़े वाले ओल्ड मैन को भी रिलीफ मिला। वो भी जानता था कि इस बार छू लिन और जीयुए यहां से बच निकलने में कामयाब हो जाएंगे। कौन है? फॉरेन रूइन सिटी के पैनिक के बीच श्वानशिन डीमन के तीनों मास्टर्स के चेहरे एकदम डार्क थे। वो स्पेस चीरकर बाहर आए, उस मेटल जायंट हैंड को घूर रहे थे और एक भारी आवाज निकाली। वो सोच भी नहीं सकते थे कि एथ रॉबर ऑफ रिटर्निंग टू द मेटाफिजिक्स वाले एक छोटे से लड़के के पास ऐसी कौन सी एबिलिटी है जो इतनी सारी मुसीबतें खड़ी कर सकती है। हा, कैंगलन वर्ल्ड के 3 लॉर्ड्स होकर एक छोटे लड़के पर इतना जुल्म, क्या तुम लोग कुछ ज्यादा ही क्रूर नहीं हो? उस 10,000 मीटर्स के गैप में से एक भारी हम गूंजी, जैसे उसने स्पेस को फाड़ दिया हो और हवा में गहराई तक गूंज उठी। भले ही मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो, लेकिन आज हमें लॉस्ट डेविल किंगडम का काम पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता।
श्वानसिन डीमन लॉर्ड ने चू लिन के आसपास बढ़ती स्पेस रिपल्स को कोल्डली घूरा, जो इस बात का सिग्नल था कि वो लोग यहां से भागने वाले हैं। अगर उन्होंने इसे नहीं रोका तो आज की उनकी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। ये सोचते ही उसका हैंडसम चेहरा अचानक से कोल्ड हो गया और फिर तीनों डीमंस ने एक साथ हमला कर दिया। अपनी नॉलेज से वो आसानी से समझ गए थे कि अचानक हमला करने वाला इंसान किसी बहुत ही दूर की जगह पर मौजूद होगा। अगर वो इतनी सारी बाउंड्रीज पार करके हमला कर रहा था तो वो जरूर कोई एक्सट्रीमली स्ट्रांग मास्टर होगा। अगर सामने वाले की असली बॉडी यहां आ जाती तो श्वानसिन के तीनों डीमन मास्टर्स कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। लेकिन इतनी दूर से अपनी पूरी पावर यहां तक पहुंचाना उसके लिए भी आसान नहीं था। वो लॉस्ट डेविल किंगडम के 3 मास्टर्स थे, वो भला इस छोटी सी मुश्किल से पीछे कैसे हट सकते थे। रोज जैसे ही तीनों ने एक साथ हमला किया, रिवर्जन की एक टेरिफाइंग फोर्स बाहर निकली और उसने 10,000 मीटर्स लंबा एक ग्रे सर्कल बना लिया। शुआ वो ग्रे और व्हाइट रिंग कॉन्डेंस हुई और बिना किसी रुकावट के उसने हवा में उस जायंट मेटल हैंड को टारगेट करते हुए जोरदार हमला कर दिया। बूम, ग्रे और व्हाइट सर्कल ने आसमान को चीर दिया और वो ह्यूज मेटल पाम अचानक नीचे आ गया। उसने ग्रे रिंग पर जोरदार वार किया। अचानक पूरी दुनिया कांप उठी। वो रिंग और मेटल जायंट हैंड दोनों एक ही समय पर टूटकर बिखर गए। आसमान में बदलाव देखकर श्वानसिन डीमन लॉर्ड की आंखों में अचानक एक कोल्ड लाइट चमकी। उसका शरीर तेजी से आगे बढ़ा। उसने वॉइड को चीर दिया और सीधे उस मेटल जायंट हैंड के पीछे जा पहुंचा। वहां से वो स्पेस अरे में मौजूद उन दोनों को कोल्डली घूर रहा था। जैसे ही श्वानसिन डीमन लॉर्ड ने उस मेटल जायंट हैंड को बाईपास करके चू लिन पर हमला करना चाहा, आसमान से एक व्हाइट गोल्ड लाइट नीचे गिरी और सीधे श्वानसिन डीमन लॉर्ड से टकराई। श्वानसिन डीमन लॉर्ड ने जाहिर तौर पर उस व्हाइट गोल्ड लाइट को नोटिस कर लिया था। उसकी आंखों में एक गहरी सोच चमकी, फिर उसने उस व्हाइट गोल्ड लाइट को इग्नोर कर दिया। उसकी उंगलियों से अचानक एक भयानक एनर्जी स्टॉर्म निकला और सीधा स्पेस अरे के अंदर घुस गया। बैंग श्वानसिन डीमन लॉर्ड का हमला स्पेस अरे से टकराते ही वो व्हाइट गोल्ड लाइट भी जोरदार तरीके से उसकी बॉडी पर गिरी। झटके से वो हवा में दूर जा गिरा। उसका शरीर हवा में बुरी तरह डगमगा गया और वो कई मील पीछे चला गया। फिर उसने किसी तरह खुद को स्टेबलाइज किया। अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करने के बाद श्वानसिन डीमन लॉर्ड ने स्पेस अरे को कोल्डली घूरा। मैंने तुम्हारे अरे को डिस्टर्ब कर दिया है। अगर तुमने स्पेस को एक्टिवेट करने की जरा भी कोशिश की तो तुम स्पेस की टर्बुलेंस में फंस जाओगे और वहीं मारे जाओगे। चू लिन, मैंने पहले ही कहा था, आज यहां से कोई जिंदा नहीं जाएगा। श्वानसिन डीमन लॉर्ड की बात सुनकर टिएनजन और टिएनवू क्लैन के लोगों का चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उन्होंने जल्दी से आसमान की तरफ देखा। सच में चू लिन का वो बिग स्पेस अरे कई तरह की लाइट्स के साथ वायलेंटली फ्लैश हो रहा था। उसमें से एक केओटिक वेव बाहर की तरफ निकल रही थी। बास्टार्ड जियुए का चेहरा एकदम उतर गया था। उनके पास टाइम बहुत कम था और उस अरे के केओस को ठीक करने का कोई रास्ता नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि वो स्ट्रांग इंसान उन्हें और कितनी देर तक गार्ड कर पाएगा। अगर वो लोग रुककर उस फॉर्मेशन को दोबारा सेट करने की कोशिश करते तो उनके लॉस्ट डेविल किंगडम के हाथों पकड़े जाने के चांसेस कहीं ज्यादा थे। अब हम क्या करें? पर्पल मून ने चू लिन की तरफ देखकर फ्राउन किया। चू लिन ने बिना सोचे कहा, चलो, हम यहां नहीं रुक सकते। जियुए ने एक गहरी सांस ली और जोर से अपना सिर हिलाया। उसे चू लिन के जजमेंट पर पूरा भरोसा था। उसने जल्दी से कहा, ये स्पेस अरे डिसरप्ट हो चुका है। किसी को नहीं पता कि हम कहां पहुंचेंगे। चू लिन, अगर हम बिछड़ गए तो सीधे स्काई जाना। वो सबसे सेफ जगह है। हम वहीं मिलेंगे। स्काई? क्या ये वही जगह नहीं थी जहां यूं था? ठीक है। चू लिन ने जोर से सिर हिलाया। भले ही आज उसके पास भागने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी, लेकिन एक दिन वो वापस जरूर आएगा। जब फ्यूचर में उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी तो वो लॉस्ट डेविल किंगडम को इसकी भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर देगा। चलो। इतना कहने के बाद उनके शरीर पर मौजूद लाइट वायलेंटली चमकी। स्पेस की रिपल्स अचानक खुल गईं और फिर उनकी बॉडी ट्विस्ट होकर उस स्पेस में खिंचने लगी। बैंग, एक हल्के एक्सप्लोजन के साथ जियुए का शरीर सबसे पहले स्पेस में गायब हुआ। वो एक स्ट्रीमर में बदलकर उस लार्ज स्पेस अरे में चली गई। यीशु सिटी में खड़े सभी लोग आसमान की तरफ घूर रहे थे। इतने बड़े रिस्क्स लेने के बावजूद आखिरकार उन दोनों ने वहां से निकलने का फैसला कर ही लिया था। गायब होने से ठीक पहले चू लिन ने श्वानसिन डीमन लॉर्ड और बाकी दोनों मास्टर्स को कोल्डली घूरा। उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्नीयर आ गई। बड़े अफसोस की बात है कि तुम लोग मुझे मार नहीं पाए। अब बस मेरे वापस लौटने का इंतजार करना। लॉस्ट डेविल किंगडम वालों, तुम्हें अपने आज के किए पर बहुत रिग्रेट होगा। शेर वापस अपने पहाड़ पर लौट गया। वहां मौजूद हर इंसान के दिमाग में यही एक बात गूंज रही थी। बैंग, उसकी आवाज पूरे आसमान में गूंजती रही। स्पेस फ्लक्चुएशन के बीच चू लिन की परछाई भी हल्के से एक्सप्लोड हुई और एक स्ट्रीमर में बदल गई। उसके बाद पूरे आसमान में एक गहरी शांति छा गई। श्वानसिन डीमन लॉर्ड ने कोल्डली उस जगह को घूरा जहां चू लिन और जियुए गायब हुए थे। उसे अच्छे से पता था कि बिग अरे की अनस्टेबल सिचुएशन में स्पेस ट्रांसफर करने से उनका इंटरस्टेलर स्पेस में दफन हो जाना पक्का है। लेकिन फिर भी उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, यहां तक कि डर का एक हल्का सा साया भी। भले ही वो दोनों पूरी तरह से जा चुके थे, लेकिन पूरे शहर की नजरें अभी भी उसी जगह पर टिकी थीं जहां से वो गायब हुए थे। इस लड़ाई का गहरा शौक अभी भी लोगों के दिलों में मंडरा रहा था।
किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 8th टाइम शुआनजिंग में रिटर्न करने वाले टियनवुज़ोंग के एक डिसाइपल की वजह से इतनी बड़ी घटना हो जाएगी। सिर्फ तीनों डीमन लॉर्ड्स और टियनवुज़ोंग पेट्रियार्क ही नहीं लड़े थे, बल्कि दूसरे रेल्म्स में बैठे मिस्टीरियस बीइंग्स ने भी इसमें हिस्सा लिया था। उन्होंने सिर्फ एक चू लिन के लिए इतनी फियर्स फाइट लड़ी थी। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये थी कि डीमन किंगडम के तीनों ईवल मास्टर्स के कई मूव्स चलने के बावजूद वो उस छोटे से डिसाइपल को रोक नहीं पाए। जाने से ठीक पहले छू लिन जो खतरनाक बातें बोलकर गया था, उसने लोगों के अंदर एक डर पैदा कर दिया था। टियनवुज़ोंग में सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग के बाद चू लिन के पास इतनी टेरेबल फाइटिंग कैपेसिटी आ चुकी थी। अगर उसने बाहर कुछ डेकेड्स और बिता लिए तो शायद पूरे कैंगलन वर्ल्ड में कोई भी उसका ओपोनेंट नहीं बचता। ऐसे इंसान को अगर एक बार भागने का मौका मिल जाए तो ये किसी हार्ट अटैक से कम नहीं होगा। किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। शायद फ्यूचर में किसी दिन लॉस्ट डेविल किंगडम को इस यंग लड़के के हाथों भारी नुकसान उठाना पड़े। ओरिजिनल ये शिंगे पहले ही लॉस्ट डेविल किंगडम की नाक कटवा चुका था, लेकिन इस बार चू लिन तो उससे भी ज्यादा क्रेजी निकला। इसके अलावा वो डीमन लॉर्ड के हाथों से बचकर निकल गया, जो काम ये सिंगे भी नहीं कर पाया था। हाँ, वो लड़का बहुत लकी है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। 2 साल से भी कम टाइम में उसने टीजी गोल्ड बॉडी को इस लेवल तक प्रैक्टिस कर लिया है। उसने सच में मेरे नाम की बेइज्जती नहीं होने दी। मुझे भी इस बात की क्यूरियोसिटी हो रही है, फ्यूचर में जब वो कैंगलन वर्ल्ड वापस लौटेगा तो किस तरह की इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेंगी। हवा में मौजूद वो 10,000 मीटर्स का गैप इस भारी आवाज के आने के बाद धीरे धीरे बंद होने लगा। वो भारी आवाज आसमान में कड़कती बिजली जैसी थी, जो पूरे आसमान में गूंज रही थी। तुम कौन हो? डार्क हार्ट डीमन लॉर्ड ने तेजी से सिकुड़ते हुए उस 10,000 मीटर वाले क्रैक को कोल्डली घूरा। फ्यूचर में शायद तुम्हें पता चल जाए कि चू लिन मेरी सुपरनैचुरल पावर्स का सक्सेसर है। अगर हमारे बीच सैकड़ों रेल्म्स की दूरी ना होती तो मैं तुमसे कुछ एडवाइस जरूर लेता। उस भारी आवाज ने आखिर में जोर से स्नॉट किया। फिर वो 10,000 मीटर का क्रैक सिर्फ एक लिंगडिंग के साइज का रह गया और आवाज अचानक से बंद हो गई। स्वानसन डीमन के तीनों मास्टर्स ने हवा में उस गैप को पूरी तरह बंद होते हुए कोल्डली देखा। आज की इस घटना में वो न सिर्फ इस मुसीबत को खत्म करने में फेल हुए थे, बल्कि उन्होंने एक बहुत बड़ा डिजास्टर खड़ा कर दिया था। साथ ही उनकी वजह से लॉस्ट डेविल किंगडम को एक बार फिर भारी डैमेज का सामना करना पड़ा था। तीनों डीमन लॉर्ड्स, वो बिग स्पेस अरे बहुत प्रिसाइज होता है, वो बिग अरे डिस्टर्ब हो चुका था और चू लिन की स्ट्रेंथ भी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ऐसे में वॉइड टर्बुलेंस में गिरने के बाद वो खुद को नहीं बचा पाएंगे। उन सबका मरना तय है। हमें इस बारे में वरी करने की कोई जरूरत नहीं है। श्वानसन डीमन लॉर्ड और बाकी दोनों के चेहरे देखकर डोंगशी खुद को नहीं रोक पाया और उसने रिस्पेक्टफुली स्माइल किया। क्या तुम मरना चाहते हो? वो लड़का कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं है। अगर वो जिंदा बच गया तो फ्यूचर में लॉस्ट डेविल किंगडम के लिए एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाएगा। स्वानसन डीमन लॉर्ड ने कोल्डली स्नॉट किया, फिर डोंगशी की तरफ देखकर ऑर्डर दिया, तुरंत ऑर्डर पास करो, पूरे कैंगलन वर्ल्ड में चू लिन को वांटेड डिक्लेयर कर दो और दूसरे सर्कल्स में भी मैसेजेस भेज दो। अगर कोई भी इंसान चू लिन की इंटेलिजेंस हमें दे सकता है तो मैं उन्हें लॉस्ट डेविल किंगडम की मैजिक पावर्स में से कोई भी पावर चुनने का मौका दूंगा। जी। डोंगशी के चेहरे पर पैनिक आ गया और उसने जोर से अपना सिर हिलाया। बकवास, मुझे यकीन नहीं होता। वो लड़का सच में वॉइड और टर्बुलेंस में जिंदा बच सकता है। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने अपने सुनहरे बाल झटके और अपनी चमकीली पीली आंखों से वॉइड को घूरते हुए ठंडी आवाज में कहा। डीमन लॉर्ड के इस गुस्से ने वहां मौजूद हर इंसान को डरा दिया था। लॉस्ट डेविल किंगडम वालों का गुस्सा अब छिप नहीं रहा था। उन्होंने अपना सारा गुस्सा फॉरेन रूइंस के इस पूरे शहर पर निकाल दिया था। इसी वजह से हर तरफ खौफ फैल गया। जाहिर सी बात है, शहर के लोग लॉस्ट डेविल किंगडम के दिए गए उस ऑफर में ज्यादा इंटरेस्टेड थे जहां वो अपनी मर्जी की मैजिक पावर चुन सकते थे। अपनी जान जोखिम में डालकर फॉरेन रूइंस में ट्रेजर हंट करने से तो ये कहीं ज्यादा आसान था। चारों तरफ गूंजती हैरानी की आवाजों के बीच यिन क्यूई ने लॉस्ट डेविल किंगडम के लोगों पर एक नजर डाली और फिर हल्के कदमों से मुड़कर वहां से जाने लगी। रुको! हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड ने अपनी पीली आंखों से घूरा और यिन क्यूई को रोकते हुए कहा, छोटी बच्ची, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लॉस्ट डेविल किंगडम के मामलों में दखल देने की? ये सच में एहसान फरामोशी है। अगर तुम बीच में नहीं आती तो हम छू लिन को कब का पकड़ चुके होते। डोंगशी, सबसे पहले इस लड़की को पकड़ो। डार्क हार्ट डीमन लॉर्ड ने कोल्डली स्नॉट किया और यिन क्यूई की तरफ इशारा किया। जी। डोंगशी एक हल्की स्माइल के साथ आगे आया। यिन क्यूई पूरे कैंगलन वर्ल्ड की गॉडेस थी। आम लोगों की तो बात ही छोड़ो, उन्हें तो उससे 2 लफ्ज बात करने का भी मौका नहीं मिलता था। उसे छूना तो बहुत दूर की बात थी। अगर अरेस्ट करते समय सामने वाला रेजिस्ट करे तो थोड़ा बहुत धक्का मुक्की और टच होना तो नॉर्मल है। डोंगशी की आंखों में एक गंदी सी चमक आ गई। शुआ डोंगशी ने एक लफ्ज भी नहीं कहा, बस स्नियर किया और तेजी से आगे की तरफ स्वीप कर गया। उसकी आंखों में हल्की सी हैरानी भी थी। साइड में खड़ी वो मिडिल एज्ड औरत बुरी तरह चौंक गई। यिन क्यूई पवेलियन मास्टर की सबसे खास डिसाइपल थी, बल्कि उनकी जान थी। अगर उसे खरोंच भी आई तो सब बर्बाद हो जाएगा। उस मिडिल एज्ड औरत ने भागकर यिन क्यूई का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन यिन क्यूई की सॉर्ड स्पिरिट ने उसे सीधा झटक दिया। उसकी नाजुक हथेली पर हल्का सा कट लग गया और खून बहने लगा। क्यूई! वो मिडिल एज्ड औरत कुछ कदम पीछे हट गई। उसका चेहरा बुरी तरह बदल चुका था और वो चिल्लाई। जैसे ही डोंगशी तेजी से यिन क्यूई के करीब पहुंचा, यिन क्यूई के सिर के ऊपर आसमान में अचानक एक ट्विस्ट आया।
पानी के नीचे तैरती मछली की तरह एक हल्की सी लाइट और शैडो चमकी। वो लाइट और शैडो असल में एक लाल छतरी पकड़े हुए खूबसूरत औरत थी। वो हवा में उड़ रही थी और बेहद एलिगेंट लग रही थी। भले ही वो सिर्फ एक परछाई थी और उसका कोई असली शरीर नहीं था, लेकिन हवा में उस लाइट और शैडो के आते ही एक ताज़ा खुशबू फैल गई। उस फिगर की रिपल्स में एक ऐसा चार्म था जो किसी का भी ध्यान खींच ले। फॉरेन रूइंस के पूरे शहर ने अपनी गर्दन उठाई और वॉइड में खड़ी उस औरत को घूरने लगा। मिलेनियम पवेलियन की पवेलियन मास्टर, ये औरत हमेशा दुनिया से कटकर रहती थी और लॉस्ट डेविल किंगडम के उन तीनों डीमन से भी कहीं ज्यादा मिस्टीरियस थी। हेवन एंड अर्थ डीमन लॉर्ड बुरी तरह चौंक गया। जब उसने 1000 साल पहले थंडर मैजिक कोड की स्टडी शुरू भी नहीं की थी, तब भी ये बुढ़िया हजारों सालों से जिंदा एक मॉन्स्टर थी। कौन जानता था कि उसकी असली उम्र क्या है और इस पुरानी चुड़ैल ने कितने लोगों को मारा होगा। हेवन एंड अर्थ श्वांगशिन, ये मेरी इकलौती डिसाइपल है, हवा में खड़ी उस औरत ने हल्की आवाज में कहा, और उसकी आवाज में कई अलग अलग टोन्स मिक्स थीं। उसमें आदमी, औरत, बूढ़े और बच्चे सबकी आवाजें शामिल थीं। अगर कोई उस चुड़ैल की आंखों में ध्यान से देखे तो उसे लगेगा जैसे उसकी आंखों के अंदर सैकड़ों चेहरे बसे हुए हैं जो बहुत ही घने और डिस्गस्टिंग लग रहे थे। तुम उसे नहीं छू सकते। उसकी उस चीख ने वॉइड को चीर कर रख दिया, जिसमें कई आवाजें एक साथ गूंज रही थीं। यहां तक कि श्वानसिन डीमन लॉर्ड भी हल्का सा सुन पड़ गया और उसकी आंखों में सीरियसनेस आ गई। आसमान में खड़ी उस औरत ने नीचे यिन क्यूई की तरफ देखा और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। क्यूई, तुम भी अपनी पिछली जिंदगी से जागने वाली हो। जब हम जैसे लोग ज्यादा होने लगेंगे तभी क्यानशिगे को असल मायने में उसकी इज्जत मिलेगी। मन लगाकर प्रैक्टिस करो। जब तुम्हारी कल्टीवेशन पूरी हो जाएगी तो तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। यिन क्यूई ने हल्के से सिर हिलाया। उसकी कमर पर एक लंबी नीली तलवार लटक रही थी। उसने अपनी कमर झुकाई और मिलेनियम पेविलियन की तरफ चल पड़ी। उसने लॉस्ट डेविल किंगडम के तीनों मास्टर्स के लिए पीछे बस एक खूबसूरत परछाई छोड़ दी। श्वानशिन डीमन लॉर्ड ने कोल्डली वॉइड की तरफ देखा और दूर खड़े मिलेनियम पवेलियन के मास्टर को घूरा। काफी देर तक देखने के बाद उसने ठंडी सांस छोड़ी और अपनी नजरें फेर लीं। ऐसा नहीं था कि वो तीनों ईविल मास्टर्स मिलेनियम पेविलियन के मास्टर को हरा नहीं सकते थे, और लॉस्ट डेविल किंगडम के पास मिलेनियम पेविलियन को कुचलने की ताकत भी थी, लेकिन लॉस्ट डेविल किंगडम कैंगलन किंगडम की टॉप 10 फोर्सेज में से सिर्फ एक थी। अगर वो इस चक्कर में पड़े तो कैंगलन रेल्म की बाकी 2 या 3 ताकतें मिलकर उन पर भारी पड़ सकती थीं। टिएनवुजोंग के साथ उनकी पुरानी और गहरी दुश्मनी के सामने क्यानशिगे पवेलियन का मसला अभी के लिए सिर्फ एक छोटा सा घाव था। चलो। मिलेनियम पवेलियन के मास्टर के शरीर से रोशनी की एक किरण नीचे गिरी। वो सीधी यिन क्यूई से जुड़ी और स्पेस में एक हल्का सा खिंचाव आया। वो दोनों धीरे धीरे धुंधले पड़े और फॉरेन रूइंस के शहर से गायब हो गईं। आह! तियानजन ने एक हल्की सी आह भरी और उसकी आंखों में उदासी छा गई। आज का नतीजा न तो बहुत अच्छा था और न ही बहुत बुरा, लेकिन आखिरकार चूलिन टिएनवुजोंग में नहीं रुक पाया था। काले कपड़ों में लिपटी औरत ने तियानजे का चेहरा देखा और धीरे से सांस छोड़ी। फिर उसने अपनी नजरें झुका लीं। उसकी बाहों में कमजोर सी लेटी हुई लड़की की आंखों में एक सूनापन था। उस औरत ने प्यार से जाओ मेंगडी के चेहरे पर हाथ फेरा। वो जा चुका है। जाओ मेंगडी की आंखों में एक खालीपन था। मैं फ्यूचर में चूलिन का बदला लेने के लिए पूरी कोशिश करूंगी। तियानजन ने जाओ मेंगडी को एक नजर देखा और फिर आ भरते हुए कहा, चलो टिएनवुजोंग वापस चलते हैं। इतनी लंबी दूरी का स्पेस ट्रांसफर सच में बहुत ज्यादा थका देने वाला होता है। तलवार की धार अंधेरे में खो गई और फिर गायब हो गई। जब छू लिन की आंखें दोबारा खुलीं तो उसने अपनी पलकें उठाने के लिए काफी संघर्ष किया। उसकी भारी पलकें थोड़ी सी खुलीं और उसके सामने एक बहुत ही कच्ची और पुरानी लकड़ी की गाड़ी दिखाई दी। पहियों की आवाज और गाड़ी के हिलने डुलने से छू लिन को समझ आ गया कि वो इस वक्त किसी गाड़ी के अंदर है। फिर कुछ देर शांत बैठने के बाद छू लिन की याददाश्त ने तेजी से पुरानी सारी बातें उसके दिमाग में ला दी। फॉरेन रूइंस का शहर, लॉस्ट डेविल किंगडम, स्पेस ट्रांसफर। छू लिन ने एक लंबी राहत की सांस ली। फिर उसने अपने हाथ कसने चाहे, लेकिन उसे अपनी ताकत गायब सी महसूस हुई, यहां तक कि हल्की सी चुभन भी हो रही थी। चू लिन ने हल्का सा फ्राउन किया। उसकी बॉडी की नसों, नाड़ियों और पॉइंट्स में अलग अलग तरह के नुकसान पहुंचे थे। उसकी कॉन्शियसनेस के समुद्र में वो डार्क गोल्ड टीथ और स्पिरिट्स पूरी तरह से धुंधले पड़ चुके थे और ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। चोट इतनी गंभीर कैसे हो गई? छू लिन का दिल भारी हो गया। अगर कोई आम इंसान होता तो शायद वो कभी ठीक ही नहीं हो पाता, लेकिन छू लिन के लिए ये बहुत बड़ी मुश्किल नहीं थी। उसकी बॉडी की टफनेस आम लोगों से बहुत आगे थी। फॉरेन रूइंस के शहर में बाहरी प्रेशर की वजह से उसकी बॉडी के अंदर का मेटल सोर्स दब गया था, जिससे उसकी फिजिक और ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी। उसे बस कुछ दिनों तक कल्टीवेशन करने की जरूरत थी और वो पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाता। पता नहीं ये कौन सी जगह है। छू लिन की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। आज भी वो काफी कमजोर था। अगर इस हालत में मिस्टीरियस स्टेट वाला कोई भी इंसान आ जाता तो वो उसकी जान ले सकता था। हमेशा सावधानी बरतने वाले छू लिन के लिए ये स्थिति काफी असहज थी। भले ही चोट हल्की नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत से कल्टीवेशन करने के बाद मैं अपनी स्पिरिट से ईविल कॉप्स को कंट्रोल कर सकता हूं। कम से कम खुद को बचाने के लिए ये काफी है। छू लिन का दिल थोड़ा शांत हुआ। चाहे कुछ भी हो, वो अपनी सतर्कता पूरी तरह से कम नहीं कर सकता था।
जब चू लिन कई ख्यालों में डूबा हुआ था, तभी कैरेज का दरवाजा अचानक खुल गया। ब्लू ड्रेस पहने एक सिंपल सी लड़की चू लिन को कैरेज में बैठे देखकर हैरान रह गई और उसकी आंखों में अचानक थोड़ी सी घबराहट आ गई। जब चू लिन ने उसकी तरफ देखा तो वो ब्लू ड्रेस वाली लड़की थोड़ी फ्लस्टर्ड हो गई। तुम जाग गए। उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की को देखकर चू लिन थोड़ा रिलैक्स हो गया। यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ खास डेंजरस नहीं लग रहा था। कैरेज के अंदर उस ब्लू ड्रेस वाली लड़की ने धीरे से कहा, मेरा नाम लिन स्वान है। मैं चू लिन हूं, मदद के लिए थैंक यू। चू लिन ने सीरियसली कहा, तुमने मुझे कहां से ढूंढा? क्या तुमने पर्पल बालों वाली किसी औरत को देखा था? लिन स्वान थोड़ी स्टन्ड रह गई और उसने ना में सिर हिला दिया। चू लिन थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ। लग रहा था कि वो जीवे से अलग हो गया है। तुम बहुत सीरियसली इंजर्ड हो। मैंने सिस्टर लिन यिंग से तुम्हें चेक करने को कहा था और उन्होंने कहा कि तुम यहाँ। लिन स्वान थोड़ी झिझकी और उसकी आंखों में तरस आ गया। उन्होंने कहा कि तुम फ्यूचर में मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। चू लिन हंस पड़ा। जाहिर सी बात है, उसे पता था कि उसकी बॉडी हर्ट हुई है। अगर वो कोई ऑर्डिनरी इंसान होता तो उसे कभी मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलता, लेकिन उसके लिए इन सब का कोई असर नहीं था। मिस लिन स्वान, ये कौन सी जगह है? चू लिन ने सीधे पूछा। लिन स्वान को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों पूछ रहा है, इसलिए उसने पलकें झपकाईं। ये चेंगफेंग आर्किपेलागो है। चेंगफेंग आइलैंड्स। चू लिन ने हल्का सा फ्राउन किया। यहाँ कैंगलन रेल्म में। कैंगलन रेल्म? लिन स्वान ने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ी। मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। हम यहाँ ड्रैगन क्राउचिंग रेल्म के चेंगफेंग सिंग और चेंगफेंग आइलैंड्स में हैं। ड्रैगन क्राउचिंग रेल्म चेंगफेंग आर्किपेलागो एक बिल्कुल अनफेमिलियर एरिया में आकर चू लिन अपने ख्यालों में खो गया। हालांकि उसे पहले से पता था कि उसे किसी दूर की जगह पर भेज दिया जाएगा, फिर भी उसे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट महसूस हुई। पास्ट में वॉरलॉर्ड्स की उस वास्ट टेरिटोरी में मैजिक ड्रैगन अपना हाथ हारने से नहीं डरता था, और मैजिक ड्रैगन के लिए बुक ओपन करना एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता। ड्रैगन क्राउचिंग वर्ल्ड। चू लिन ने जैसे इसे कई बार रिपीट किया और फिर उसे एक और मैसेज याद आया। कहा जाता था कि ड्रैगन क्राउचिंग वर्ल्ड में एक बेहद ह्यूज स्टार रिवर एम्पायर हुआ करता था, जिसे पूरे स्टारी स्काई के सबसे फेमस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एम्पायर्स में से एक माना जा सकता है। लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल एम्पायर हजारों साल पहले डिस्ट्रॉय हो गया था। उसे लगा कि इतनी ह्यूज एग्जिस्टेंस जरूर रूल्स एंड वंडर्स क्रिएट कर सकती होगी। ये सोचकर चू लिन का दिल थोड़ी तेजी से धड़कने लगा। अगर वो सच में सेकेंड रूल हासिल कर सका तो क्या इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो मिशन टैबलेट के मैंडेट को कंप्लीट कर पाएगा? इसके अलावा उन स्ट्रेंज थिंग्स के रूल के साथ चू लिन की पावर पक्का फिर से बढ़ जाएगी। अगले ही पल चू लिन फिर से हंसने लगा। उसने कुछ ज्यादा ही सोच लिया था। अभी तो उसका कोई नामो निशान भी नहीं था। वो इतनी जल्दी में क्या करने वाला था? दूसरी तरफ स्मार्ट लिन स्वान ने देखा कि चू लिन कभी डीप थॉट्स में आहें भर रहा था और कभी अपना सिर हिलाकर हंस रहा था। लिन स्वान अचानक सरप्राइज हो गई। ब्रदर चू लिन, क्या तुम ठीक हो? चू लिन ने स्माइल के साथ अपना सिर हिलाया। मैं ठीक हूं, बस पास्ट की कुछ बातें याद आ गईं। क्रीक कैरेज के बाहर अचानक पहियों की आवाज आई और फिर हर तरह की शोर शराबे वाली आवाजें अंदर आने लगीं। लोग बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे। अब आराम करने का टाइम हो गया है। शायद कैंपिंग शुरू होने वाली है। ब्रदर चू लिन, क्या तुम बाहर आकर खुली हवा में सांस लेना चाहते हो? हाँ, चलो थोड़ा बाहर घूम लेते हैं। चू लिन ने स्माइल के साथ सिर हिलाया। थोड़ा आराम करने के बाद उसने काफी रिकवर कर लिया था। साथ ही वो ये भी देखना चाहता था कि आखिर ये फेमस ड्रैगन क्राउचिंग वर्ल्ड दिखता कैसा है। लिन स्वान ने खुशी से स्माइल करते हुए सिर हिलाया। उसने आगे बढ़कर चू लिन को सपोर्ट दिया और कैरेज से बाहर आने में मदद की। बाहर आकर चू लिन ने काफी सारे बिजी लोगों को देखा। वहां टेंट्स लगाए जा रहे थे और आसपास हरे पेड़ों का एक घना जंगल था। दूर नजर दौड़ाने पर उसे एक नीला ओशन दिखाई दिया। हवा के झोंकों में समुद्र की सॉल्टी स्मेल आ रही थी। कैरेज के पास से गुजरने वाले लोग बीच बीच में चू लिन को तरस भरी नजरों से देख रहे थे। ये न्यूज हर तरफ फैल चुकी थी कि चू लिन बुरी तरह इंजर्ड है और उसके मार्शल आर्ट्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं। चू लिन ने उन नजरों की कोई परवाह नहीं की। उसने दूर देखा और उसकी आंखों में अचानक अमेजमेंट की चमक आ गई। कैंप में मौजूद यंग लोग अपने हाथ पीछे किए खड़े थे और उनके चेहरे एकदम कोल्ड और एरोगेंट लग रहे थे। उनकी स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी। उन्हें आराम से तियानवू सेक्ट के 4 पैलेसेस के कोर डिसाइपल्स के लेवल का माना जा सकता था। ये लोग जरूर किसी खास फोर्स से होंगे। अगर यहाँ के यंग डिसाइपल्स के पास इतनी पावर है तो ये फोर्स सिंपल तो बिल्कुल नहीं होगी। चू लिन ने मन ही मन सोचा कि ये सच में ड्रैगन क्राउचिंग वर्ल्ड है। यहाँ की एक रैंडम फोर्स के पास भी इतनी भयानक पावर थी। लिन स्वान, तुम वाइल्ड एनिमल्स और एक्सोटिक एनिमल्स उठाकर लाती हो, वो तो ठीक है, लेकिन आज तो तुम एक इंसान को ही उठा लाई। क्या तुमने लिन फैमिली को अपना प्राइवेट रिलीफ सेंटर समझ रखा है? चू लिन आसपास देख ही रहा था कि अचानक एक तेज आवाज गूंजी। कैंप के पास जल रहे कैंपफायर के पास फ्लेमिंग रेड ड्रेस पहने एक औरत खड़ी थी। उसने चिल्लाते हुए लिन स्वान को कोल्डली घूरा। उस रेड स्कर्ट वाली औरत की अपीयरेंस बेहद ब्यूटीफुल और फिगर एकदम हॉट था। वो काफी टॉल थी और उसके कर्व्स बहुत एक्सक्विजिट थे। उसके आसपास यंग लड़कों का एक ग्रुप उसे बीच में घेरे हुए था, बिल्कुल उस तरह जैसे तारे चांद को घेरे रहते हैं। इन यंग लोगों की स्ट्रेंथ भी कम नहीं थी। वो रेड स्कर्ट वाली औरत 8th रॉबरी बैक टू श्वानजिंग लेवल पर थी। उसका टैलेंट आराम से तियानवू सेक्ट के ये किंग के बराबर था। लाल ड्रेस वाली औरत को देखकर लिन स्वान का नाजुक चेहरा अचानक लाल हो गया। वो अंदर से गुस्सा थी,
लेकिन पलटकर जवाब देने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने अपने होठों को कसकर भींच लिया और धीमी आवाज में बड़बड़ाई, सिस्टर लिन यान, वो बुरी तरह इंजर्ड थे। अगर हम उन्हें नहीं बचाते तो पक्का उनकी जान चली जाती। ओ, जिस इंसान के पास अपनी बाकी की जिंदगी में प्रैक्टिस करने का कोई चांस ही ना हो, उसे बचाने का क्या फायदा। तुम बस अपनी फालतू की काइंडनेस के चक्कर में मुसीबत मोल ले रही हो। ऊपर से हमारा ये ऑपरेशन कोई फील्ड ट्रिप नहीं है। अगर तुम दोनों की वजह से कोई ट्रबल खड़ी हो गई तो क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाओगी? लाल कपड़ों वाली औरत ने कोल्डली डांटते हुए कहा। लिन स्वान का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल हो गया। लिन यान की इन फियर्स बातों को सुनकर लिन स्वान ने अपना सिर झुका लिया। उसने अपने दोनों छोटे हाथों को कसकर भींच लिया और ऊपर देखने की हिम्मत नहीं कर पाई। लिन यान, ठीक है, अब बहुत हो गया। जब लिन स्वान पूरी तरह खामोश हो गई तभी सबसे ऊंचे टेंट का दरवाजा अचानक खुला। अंदर से प्लेन व्हाइट स्कर्ट पहने एक औरत शांति से बाहर आई। प्लेन व्हाइट ड्रेस वाली वो औरत काफी हद तक लिन यान जैसी ही दिख रही थी, लेकिन उसका चेहरा किसी आइसबर्ग की तरह एकदम कोल्ड था। उसका स्टेटस यहाँ काफी हाई लग रहा था। उसके एक बार बोलते ही लिन यान पूरी तरह से स्पीचलेस हो गई। लिन यान ने स्कॉर्नफुली लिन स्वान और छू लिन को घूरा और फिर झटके से मुड़कर वहां से चली गई। वो सिस्टर लिन शी हैं, हमारी लिन फैमिली की सबसे आउटस्टैंडिंग पर्सन, लिन स्वान ने धीमी आवाज में छू लिन को बताया। छू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। वो महसूस कर सकता था कि लिन एक्सी की स्ट्रेंथ सच में काफी अच्छी है। वो लगभग लीमोजी क्यानजिंग के ही लेवल पर थी। पीक ऑफ द 9th हाइस्ट इन शुआनजिंग पर होने की वजह से उसका आधा कदम पहले ही एंटी लाइफ लेवल में पहुंच चुका था। इसमें कोई हैरानी नहीं थी कि उसका स्टेटस यहां इतना हाई था। लिनसी ने लिन यान को कुछ कहा और फिर आगे आकर कॉन्सोलेशन देने के लिए लिन स्वान के सिर पर प्यार से थपथपाया। उसके बाद उसने कोल्डली चू लिन को देखा। लिन स्वान काइंड हार्टेड है और तुम्हें जंगल में मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए उसने तुम्हें बचा लिया। लेकिन इस बार चेंगफिंग आइलैंड आने पर हमारा एक इंपॉर्टेंट काम है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी वजह से कोई डिजास्टर आए। तुम्हें यह समझना चाहिए। एक हैवी बात कहने के बाद लिनशी थोड़ी स्लो हुई। तुम्हारी इंजरी ने रूट्स को डैमेज कर दिया है। तुम सारी जिंदगी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास आगे जाने की कोई जगह नहीं है तो हमारा बिजनेस खत्म होने के बाद तुम लिन फैमिली के पास काम करने आ सकते हो। यह भी जिंदगी बिताने का एक तरीका है। इतना कहकर लिन एक्सी जल्दी में वहां से चली गई। उसने छू लिन की तरफ दोबारा देखने की भी जहमत नहीं उठाई। छू लिन की आंखें थोड़ी छोटी हो गईं। लिनसी नाम की ये औरत रीजनेबल जरूर थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा एरोगेंट थी। उसकी बातों से उसकी काइंडनेस भी बर्फ की तरह कोल्ड लग रही थी। लेकिन छू लिन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता था। ऐसा नहीं था कि वो सच में प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। रही बात लिन यान की, हाँ, वो औरत जिसके मुंह में हमेशा कांटे जैसी बातें होती हैं, वो थोड़ी अनोइंग है। छू लिन ने हल्के से अपना सिर हिलाया। बात बस इतनी थी कि वो उनके एहसान के तले दबा था। अपनी इंजरी ठीक होने के बाद उसका यहां से जल्दी निकल जाना ही बेहतर होगा। बाहर की सिचुएशन थोड़ी देखने के बाद चू लिन वापस कैरेज में आकर बैठ गया। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि इन लोगों ने उसके लिए टेंट नहीं लगाया था। आखिर वो उसके रिश्तेदार थोड़ी थे। ये उसका लक था कि सामने वालों ने उसे शेल्टर दे दिया था। छू लिन शांति से बैठा था। लगातार कल्टिवेशन करने से हेवन और अर्थ से जीन एनर्जी लगातार उसकी बॉडी में आ रही थी, जिससे वो अपनी बॉडी के मेरिडियंस, एक्यूपॉइंट्स और ओरिफिसेस के डैमेज को रिपेयर कर रहा था। जब उसे लगा कि उसकी बॉडी के वुंड्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो चू लिन ने राहत की सांस ली। जैसे ही वो इस स्टेट से बाहर आने वाला था, उसे अचानक अपने माथे पर एक थ्रॉब महसूस हुई। फिर उसके माथे से एक प्योर और पावरफुल जीन एनर्जी निकली, जो पानी की एक गर्म धार की तरह उसकी पूरी बॉडी में फैल गई। ये सब इस अचानक हुए बदलाव ने छू लिन को एस्टॉनिश्ड कर दिया। फिर उसके दिल में कुछ आया और उसने अपने माथे की तरफ ध्यान लगाया। वहां एक शाइनिंग मार्क शांति से फ्लोट कर रहा था और उस पावरफुल एनर्जी का सोर्स यही था, सोल मार्क। चू लिन को याद आया कि चाओ टियानशियाओ को मारने के बाद उसने सामने वाले की सोल सील कलेक्ट की थी। वो सोल सील कितनी पावरफुल थी। चू लिन अच्छे से जानता था कि इस एज में चाओ टियानशियाओ के अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ रिवर्सल तक पहुंचने का रीजन उस सोल सील की बड़ी हेल्प थी। अब इस चीज की मदद से चू लिन डेफिनेटली और ज्यादा पावरफुल बन जाएगा और उसकी इंजरी तेजी से रिकवर हो जाएगी। छू लिन ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं और उसकी आंखों में एक चमक फ्लैश हुई। उसके बाद उसका दिल धीरे धीरे शांत हो गया। क्रीक कैरेज का दरवाजा हल्के से खुला और लिन स्वान अपनी बाहों में एक क्विल्ट पकड़े हिफाजत से अंदर आई। ब्रदर चू लिन, रात में बहुत ठंड होती है और आप इंजर्ड भी हैं, कहीं जम मत जाना। लिन स्वान ने क्विल्ट नीचे रखा और एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहा। चू लिन थोड़ा स्टन्ड रह गया। ये लड़की सच में बहुत काइंड हार्टेड थी। उसने इतनी छोटी सी बात का भी ख्याल रखा था। क्विल्ट देने के बाद उन दोनों ने आपस में बातें की। लिन स्वान बहुत डरपोक और वीक थी और अपनी लो कल्टिवेशन और कम खूबसूरत होने की वजह से वो लोगों से बहुत कम बात करती थी। अगर उसके दिमाग में छू लिन की सिचुएशन उससे भी बुरी नहीं होती तो उसके लिए बात करना भी बहुत मुश्किल होता। बातचीत के दौरान छू लिन को धीरे धीरे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिल गई थी। चेंग फेंगसिंग लॉन्गक्यूओ के साउथ ईस्ट में मौजूद था। चेंग फेंगसिंग एक बहुत बड़े ओशन और कुछ आर्किपेलागो से मिलकर बना था। चेंगफेंग आर्किपेलागो इनमें सबसे बड़ा था। यहाँ कई अलग अलग फोर्सेस भी मौजूद थीं, जिनमें सबसे फेमस 2 प्रीफेक्चर्स और 5 सरनेम्स थे।
2 प्रीफेक्चर्स सिर्फ 2 क्लैन फोर्सेस थीं, जबकि 5 सरनेम्स 5 फैमिली फोर्सेस थीं। चू लिन ने लिन स्वान की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम उन 5 सरनेम्स में से किसी एक से बिलोंग करती हो? दिन के समय जब उसने उन यंग लोगों को स्ट्रांग ऑरा के साथ देखा था तो उसे लग गया था कि ये लोग जरूर किसी एक्स्ट्रॉर्डनरी ओरिजिन से हैं। अब ऐसा लग रहा था कि वो डेफिनेटली 5 सरनेम्स की फोर्सेस में से एक थे। हमारे पेट्रियार्क रिटर्निंग टू हेवन के एक मास्टर हैं। लिन स्वान की आंखों में पूरी तरह रिस्पेक्ट भरी थी। उस लेवल की टेरर फोर्स बहुत ज्यादा हाई होती है, लाइफ लेवल के ऊपर ह्यूशियन रेल्म। चू लिन ने लगातार सिर हिलाया। भले ही ये क्लियर नहीं था कि लिन फैमिली के पास रिटर्निंग टू हेवन रेल्म में कितने स्ट्रांग लोग थे, लेकिन उनकी पावर लो नहीं थी। इसे कैंगलन किंगडम की छोटी फोर्सेस से कंपेयर किया जा सकता था, लेकिन कैंगलन रेल्म की टॉप 10 फोर्सेस के सामने ये अभी भी काफी पीछे थे। लेकिन ऐसा कहा जाता था कि 2 प्रीफेक्चर्स कहीं ज्यादा पावरफुल थे और शायद तियानवुजोंग के लेवल तक पहुंच सकते थे। हम लोग गुड्स और मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अचानक हमें चांद से एक इन्फॉर्मेशन मिली कि चेंगफेंग आर्किपेलागो के इस आइलैंड पर एक स्ट्रेंज फ्रूट अगेंस्ट द स्काई पैदा हुआ है। इसलिए हमने अपना रास्ता बदल लिया और उस स्ट्रेंज फ्रूट के लिए कम्पीट करने यहाँ आ गए। स्ट्रेंज फ्रूट अगेंस्ट द स्काई, ये सुनकर चू लिन थोड़ा स्टन्ड रह गया और फिर उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गया। क्या ये वो टियांकाई डिबाव है जो लोगों को एंटी लाइफ लेवल तक ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकता है? ब्रदर चू लिन को भी ये पता है। लिन स्वान ने खुशी से कहा, श्वान एडवर्स टियांकीगो उस वॉरियर के लिए बहुत फायदेमंद है जो 9th रॉबरी ऑफ रिटर्निंग टू श्वानजिंग में है। सिस्टर लिन शी को अपनी मदद के लिए उस फ्रूट की जरूरत है। वो पहले से ही पीक ऑफ द 9th रॉबरी पर हैं। अगर उन्हें वो फ्रूट मिल गया तो वो लाइफ लेवल में ब्रेक थ्रू करने में कामयाब हो जाएंगी। चू लिन ने धीरे से सिर हिलाया और उसकी आंखों में एक हल्की सी चमक आ गई। अगर वो अपनी इंजरी से रिकवर हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ पक्का फिर से बढ़ जाएगी और वो 9th रॉबरी ऑफ रिटर्निंग टू श्वानजिंग में प्रमोट हो जाएगा। अगर उसे भी वो मिस्टीरियस और अनएक्सपेक्टेड फ्रूट्स मिल गए तो शायद वो एक ही झटके में एंटी लाइफ लेवल तक पहुंच सकता है। अगर चाओ श्वानगो और टियान श्वानगो पिछले आधे साल से एक दूसरे से लड़ रहे हैं तो वो आराम से अपने बीच के गैप को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं। बहुत से लोगों को नहीं पता कि इतनी मुश्किल के बाद हमें ये चीज मिल पाएगी या नहीं। लिन शाओ ने चू लिन के एक्सप्रेशन में आए बदलाव को नोटिस नहीं किया और बस अपनी बातें बोलती रहीं। तभी तो लिन सी ने कहा था कि मेरी वजह से कोई ट्रबल नहीं आनी चाहिए। छू लिन का चेहरा धीरे धीरे उतर गया। ये सब उसकी एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल बाहर था। स्ट्रेंथ की इंपॉर्टेंस हमेशा से चू लिन की फर्स्ट प्रायोरिटी रही थी। बदकिस्मती से वो अभी भी इंजर्ड था और इस मिस्टीरियस फ्रूट पर बहुत सारे लोगों की नजर होगी। अभी के लिए सबसे अर्जेंट चीज अपनी स्ट्रेंथ को जल्दी से रिकवर करना था और फिर चुपचाप सही मौके का वेट करना था। अगर उस फ्रूट को पाने का कोई चांस मिला तो उसे ट्राई जरूर करना चाहिए। छू लिन को लिन एक्सी और बाकी लोगों से कोई लेना देना नहीं था, उसे सिर्फ लिन स्वान की परवाह थी। ये सोचकर छू लिन ने अपने दिल के सारे ख्यालों को दबा दिया। छू लिन के साथ बहुत सारी बातें करने के बाद लिन स्वान पूरे एंथुजियाज्म के साथ वापस लौट गई। कैरेज से बाहर जाती लिन स्वान को देखकर चू लिन ने स्माइल किया और अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपनी बॉडी के वूंड्स को रिपेयर करने की पूरी कोशिश शुरू कर दी। मोटरकेड घने जंगल से धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। पहियों ने घास और झाड़ियों को कुचल दिया और जमीन पर गहरे ट्रैक मार्क्स छोड़ दिए। जंगल के अंदर और बाहर शोर फैल रहा था। चू लिन टीम में सबसे पीछे था। अब वो लगातार ट्रेनिंग कर रहा था। उसने अपनी काफी इंजरीज को रिपेयर कर लिया था और बहुत सारी स्ट्रेंथ भी रिकवर कर ली थी। जाहिर सी बात है, चू लिन खुद को पहले से एक्सपोज नहीं करना चाहता था ताकि कोई एक्स्ट्रा ट्रबल ना खड़ी हो जाए। पिछले 2 दिनों से चू लिन चुपचाप मोटरकेड के साथ चेंगफेंग साउथ आइलैंड की गहराइयों की तरफ बढ़ रहा था। पूरे मोटरकेड में लिन स्वान और उसके साथ काफी बुरा बर्ताव होता था। बाकी लोग बस उन्हें तरस भरी नजरों से देखते थे और लिन फैमिली के यंग लोग उन्हें एरोगेंट होकर नीचा दिखाते थे। रास्ते में छू लिन ने और भी कई टीम्स को चैंगफेंग नन्यू की गहराइयों की तरफ बढ़ते हुए देखा। इन टीम्स की स्ट्रेंथ बहुत जबरदस्त थी। बीच बीच में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स अपनी ऑरा दिखा रहे थे। साफ था कि उनका गोल एक्स्ट्रॉर्डनरी रिजल्ट्स अचीव करना था जो बिल्कुल अगेंस्ट द स्काई हों। ब्रदर चू लिन, ये आज का ड्राई फूड है। चू लिन शांति से आसपास देख ही रहा था कि लिन स्वान अचानक हंसते हुए सामने आ गई। उसके हाथ में ड्राइड मीट का एक टुकड़ा था। चू लिन ने वो ड्राइड मीट लिया, पानी पिया और उसे ध्यान से निगल गया। थोड़ी झिझक के बाद उसने पूछा, लिन स्वान, तुमने कल मुझे जो एनर्जी क्यूब दिया था क्या वो और है? पिछली रात लिन स्वान ने चू लिन को रेड स्क्वायर का एक टुकड़ा दिया था। उसमें सिर्फ पावरफुल जीन एनर्जी ही नहीं थी बल्कि थोड़ी बहुत एंटी लाइफ फोर्स भी थी। चू लिन की इंजरी की रिकवरी में इसका बहुत बड़ा इफेक्ट हो रहा था। हाँ ब्रदर चू लिन, तुम्हारा मतलब टियानशुआन स्क्वायर से है। ये टियानक्वान कोंगजियांग और कुछ ड्रग्स से मिलकर बनता है। ये पूरे ड्रैगन क्राउचिंग वर्ल्ड में वाइडली सर्कुलेट होता है। यहाँ तक कि एनर्जी मटेरियल्स भी ट्रेडिंग करेंसी की तरह इस्तेमाल होते हैं। लिन स्वान ने स्माइल करते हुए एक्सप्लेन किया। तो ये बात है? छू लिन ने हल्के से सिर हिलाया। ड्रैगन क्राउचिंग वर्ल्ड सच में काफी मीनिंगफुल था। टियानशुआन स्क्वायर की वैल्यू टियानक्वान से कहीं ज्यादा सिग्निफिकेंट थी। मेरे पास अभी भी 500 टियानशुआन स्क्वायर बचे हैं। ब्रदर चू लिन, अगर तुम्हें जरूरत हो तो तुम इन्हें यूज कर सकते हो। लिन स्वान का चेहरा हल्का सा लाल हो गया और उसने एक डेलिकेट स्टोरेज बैग बाहर निकाला। चू लिन थोड़ा सरप्राइज रह गया। 500 टियानशुआन स्क्वायर शायद ज्यादा ना हो, लेकिन इस छोटी बच्ची ने बिना किसी झिझक के अपनी सारी सेविंग्स निकाल कर दे दी।
इस बात ने छू लिन के दिल को थोड़ा भारी कर दिया। थैंक यू, छू लिन को इस रिसोर्स की सख्त जरूरत थी, इसलिए उसने ज्यादा मॉडेस्ट बनने का नाटक नहीं किया। लेकिन उसने लिन स्वान के इस प्यार को अपने दिल में गहराई से याद रखा। लिन स्वान, तो तुम लिन फैमिली से मिलने वाले मंथली रूल्स का इस तरह इस्तेमाल करती हो। जैसे ही छू लिन ने वो स्टोरेज बैग लिया, पीछे से एक सार्कास्टिक आवाज आई। छू लिन ने फ्राउन किया और देखा कि लाल कपड़े पहने लिन यान चेहरे पर एक स्मर्क लिए उन्हें कोल्डली देख रही थी। लिन यान की कोल्ड आवाज सुनकर लिन स्वान भी चौंक गई और फिर उसका चेहरा लाल हो गया। ये मेरे टियानशुआन स्क्वायर हैं, मैं इनका कैसे यूज करती हूँ, इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, और वैसे भी ब्रदर चू लिन बिल्कुल भी बुरे इंसान नहीं है। हाँ, तुम कुछ ही दिन इस आदमी के साथ रही हो, लेकिन तुम्हारे तेवर तो काफी बढ़ गए हैं। जब लिन यान ने देखा कि लिन स्वान जैसी डरपोक लड़की उसे पलटकर जवाब दे रही है, तो उसका पारा चढ़ गया। ये बिल्कुल आग में घी डालने जैसा था। उसने झटके से लिन स्वान को एक थप्पड़ जड़ दिया। लिन स्वान हमेशा से उसकी बातों में दबती आई थी, इसलिए उसे लगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक जोरदार आवाज हुई। लिन यान का थप्पड़ हवा में ही था कि एक हथेली ने उसे कसकर पकड़ लिया। चू लिन आगे आया और उसने अपने सामने खड़ी उस रूड औरत को कोल्डली घूरा। उसकी आवाज एकदम रूखी थी। लिन फैमिली तो एक ही है, लेकिन यहां कुछ लोग बहुत क्यूट हैं और कुछ लोग सच में बहुत अनोइंग हैं। तुम, लिन यान ने उसे घूर कर देखा। उसका चेहरा गुस्से से नीला पड़ गया और वो जोर जोर से सांसें लेने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सामने खड़े इस इंसान की उसे ताने मारने की हिम्मत कैसे हुई। लिन फैमिली में आज तक किसी ने उसे इस तरह डांटने की हिम्मत नहीं की थी। तुम मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस भी नहीं कर सकते और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे अनोइंग कहने की। आसपास खड़े लिन फैमिली के लोग भी तुरंत इस तरफ बढ़ने लगे। उनके चेहरे एकदम कोल्ड हो गए थे और वो छू लिन को घूर रहे थे। तुम लोग क्या कर रहे हो? यहां का हंगामा बढ़ता ही जा रहा था कि तभी लिन एक्सी भीड़ के बीच फ्लैश हुई। उसकी कल्टिवेशन काफी अच्छी थी। उसने एक भारी आवाज में पूछा, सिस्टर लिन शी, ये जंगली आदमी लिन श्वान से उसके टियानशुआन स्क्वायर हड़प रहा है। इसके इरादे पक्का ठीक नहीं है। लिन एक्सी को अपनी तरफ आते देख लिन यान रोने का नाटक करने लगी। नहीं, मैंने खुद अपनी मर्जी से ब्रदर चू लिन को ये सब दिया है। इसमें ब्रदर चू लिन की कोई गलती नहीं है। ये सुनते ही लिन स्वान ने जल्दी से सफाई दी। लिन श्वान? लिन यान की आवाज में एक अजीब सी चीख थी। बहुत हो गया। लिन एक्सी ने एकदम कोल्ड चेहरे के साथ उन दोनों को रोक दिया। फिर उसने चू लिन को कोल्डली देखा और हल्का सा फ्राउन किया। तुम्हें लिन स्वान के टियानशुआन स्क्वायर किस लिए चाहिए? रिकवरी के लिए। छू लिन ने अपनी आंखें सिकोड़ी और हल्के से जवाब दिया, तुम्हारी इंजरी ने रूट्स को डैमेज कर दिया है, अब और टियानशुआन स्क्वायर होने का भी कोई फायदा नहीं है। लिन सी ने कोल्डली स्नॉट किया। मेरे पास इसका सोल्यूशन है, छू लिन ने शांति से कहा। वो इन लोगों को कुछ भी एक्सप्लेन करने के मूड में नहीं था और अपनी मैजिक पावर को एक्सपोज करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ओह, अगर तुम्हारी इंजरी ठीक भी हो गई तो क्या तुम हमारी लिन फैमिली के सामने सच में बहुत एरोगेंट बन रहे हो? तुम, लिन यान ने स्नीयर किया। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, उसने देखा कि छू लिन उसे बहुत ही डरावनी नजरों से घूर रहा था। पता नहीं कहां से आए उस खौफ ने अचानक उसके दिल को जमा दिया और उसके मुंह से निकलने वाले लफ्ज वहीं के वहीं रह गए। वो कोल्ड फीलिंग अगले ही पल गायब हो गई और लिन यान को अपने इस डर पर बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके दिल में गुस्सा और भड़क उठा। वो फिर से कुछ चिल्लाने ही वाली थी कि लिन एक्सी ने उसे रोक दिया। मुझे उम्मीद है कि तुमने जो कहा है वो सच होगा। लिन स्वान बहुत सीधी लड़की है। अगर तुमने उसे धोखा देने की हिम्मत भी की तो मैं तुम्हारा बहुत बुरा हाल कर दूंगी। ये चेतावनी देने के बाद लिन एक्सी ने कुछ और नहीं कहा। वो झटके से मुड़ी और अपना हाथ हिलाकर उसने भीड़ को वहां से जाने का इशारा किया। लिन यान ने पूरी नफरत के साथ छू लिन को घूरा और फिर अंदर ही अंदर गुस्से से उबलते हुए वहां से चली गई। छू लिन ने सिचुएशन को बदलते हुए देखा। जब लिन फैमिली के सभी लोग चले गए तो छू लिन ने प्यार से लिन स्वान को थपथपाया और उसे धीमी आवाज में शांत किया। फिर अचानक छू लिन का चेहरा बदल गया। वो झटके से मुड़ा और उसने पास मौजूद पहाड़ के नीचे की तरफ देखा। पहाड़ से एक पूरी तरह आर्म्ड टीम नीचे आ रही थी। उन लोगों की नजरें भी सीधे लिन फैमिली की टीम पर ही टिकी थीं। वो लोग तो बाओजिया टीम के लग रहे हैं। क्या वो इतनी जल्दी आ गए? जब चू लिन ने उन लोगों को देखा तो आसपास खड़े लिन फैमिली के लोग भी पूरी तरह शॉक्ड रह गए। लिन फैमिली के यंग लोगों ने फ्राउन किया और उनके चेहरे एकदम सीरियस हो गए। ये लोग यहाँ क्या करने आ गए? छू लिन ने पहाड़ के नीचे देखा। उन लोगों के बिल्कुल आगे ब्लू रोब पहने एक यंग लड़का खड़ा था। उसकी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई थीं और उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। लेकिन उस मुस्कान में कोई गुडविल नहीं थी, बल्कि सिर्फ एक खौफनाक ठंडक थी जो हड्डियों तक चुभ रही थी। वो बाओ फैमिली की टीम है। उनके लीडर का नाम बाओ वे है। बाओ फैमिली की न्यू जनरेशन में वो बहुत ज्यादा फेमस है। और तो और वो एंटी लाइफ लेवल तक पहुंचने ही वाला है, बस आधा कदम दूर है। लिन स्वान थोड़ी नर्वस लग रही थी। लिन फैमिली और बाओ फैमिली की हमेशा से दुश्मनी रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि आज वो भी चैंगफेंग नन्यू में आ जाएंगे। और बाओ वे को ध्यान से देखा। फिर उसके दिल में एक हल्की सी हलचल हुई। बाओ वे को देखने के तुरंत बाद उसकी नजर उसके पीछे खड़े एक काले लैकर रोब में लिपटे फिगर पर पड़ी। चू लिन को उससे एक अजीब सी स्ट्रेंज फ्लक्चुएशन महसूस हो रही थी।
हाहा, ये सच में अनफॉर्चुनेट है कि मैं यहाँ मिस लिंजी से टकरा गया। बाओ वे ने लिन फैमिली टीम में लिन कियान की तरफ देखकर स्माइल करते हुए कहा। लिन शी ने कोल्डली उसकी तरफ देखा। तुम काफी फास्ट हो, ये न्यूज अभी बाहर आई ही थी और तुम यहाँ आ गए। लेकिन उस मिस्टीरियस एडवर्स वेदर स्ट्रेंज फ्रूट को हम हर हाल में हासिल करके रहेंगे। मिस लिंसी सच में बहुत खुशमिजाज लड़की हैं। बाओ वे का चेहरा हंसी से भरा था और उसके हाथ पीछे की तरफ थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी बातों का कोई स्पेशल मीनिंग हो। उसने हल्के से लिन कियान को देखा। ऐसे में हमें केयरफुल रहना चाहिए। इसके अलावा मैं मिस लिन सी को याद दिलाना चाहूंगा कि विंडी साउथ आइलैंड पर बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं। शाम के टाइम हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। बात खत्म करते हुए वो जोर से हंसा। उसकी आंखों में एक कोल्ड लाइट चमकी और फिर अपने रोब को झटकते हुए उसने अपनी टीम को वहां से जाने का इशारा किया। बाओ फैमिली की टीम के जाने के बाद लिन फैमिली के लोग गुस्से से उबल रहे थे और उनके चेहरे नीले पड़ गए थे। बाओ वे के इस तरह रैम्पेंट होकर जाने पर चू लिन ने फ्राउन किया। ऐसा लग रहा था कि रात में लिन फैमिली के लोगों के साथ रुकना सेफ नहीं होगा। चू लिन कैरेज के पास शांति से बैठा था। वो बीच बीच में लिन फैमिली के कैंप के सेंटर की तरफ देख रहा था, जहां लिन फैमिली के एलीट डिसाइपल्स इकट्ठे हुए थे। वहां से लगातार शोर और हंसी की आवाजें आ रही थीं और वो जगह बहुत लाइवली लग रही थी। बस बात इतनी थी कि चू लिन वहां जाना नहीं चाहता था। लिन फैमिली वाले उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, ये तो दूर की बात थी। दूसरी तरफ वो उनके साथ गपशप करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। बॉडी की लगभग 60 या 70% इंजरीज हील हो चुकी हैं। टियानशुआन स्क्वायर के अंदर अगेंस्ट लाइफ वाली बात सच है। जिन वूंड्स को धीरे धीरे लंबे टाइम तक रिपेयर करने की जरूरत थी वो अब ठीक हो रहे हैं। जब वूंड्स पूरी तरह से रिपेयर हो जाएंगे तो मैं मौके का फायदा उठाकर 9th रॉबरी ऑफ रिटर्निंग टू श्वांजिंग के लिए रश कर सकता हूं। छू लिन ने अपनी हथेली भींची और उसकी पहले वाली थकावट पूरी तरह गायब हो गई। भले ही उसकी बॉडी में सर्कुलेट होने वाली पावर अभी उसके हेडे वाले लेवल पर नहीं थी, लेकिन फुल रिकवरी अब बस कुछ ही दूर थी। टियानशुआन स्क्वायर। छू लिन ने धीरे से सांस छोड़ी। लिन स्वान से उसे जो थोड़े बहुत टियानशुआन स्क्वायर मिले थे वो अब खत्म हो चुके थे। अब चाहे लिन स्वान के पास और बचे हों या नहीं, वो उससे और नहीं मांग सकता था। लेकिन अब आगे अपनी रिकवरी को स्पीड अप कैसे किया जाए? ब्रदर छू लिन, लिन स्वान की आवाज बगल से आई। उस छोटी लड़की ने एक मुस्कान के साथ स्पाइसी बारबेक्यू का एक टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। भले ही वो खूबसूरत नहीं थी, लेकिन वो बहुत लवेबल थी। छू लिन ने प्यार से स्माइल किया। ये लड़की थोड़ी हेजिटेंट थी और उसकी क्वालिफिकेशंस भी पोर थीं। लिन फैमिली के लोग उसे हमेशा किनारे रखते थे, लेकिन फिर भी उसने अपने प्योर हार्ट को बचाकर रखा था, जो बहुत रेयर होता है। शाओ शुआन, आज कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तुम ज्यादा दूर मत जाना। छू लिन ने मीट का एक बड़ा टुकड़ा तोड़ा। उसकी आंखें जंगल के उस गहरे रास्ते को घूर रही थीं। क्या? लिन स्वान थोड़ी डेज में थी। उसे समझ नहीं आया कि छू लिन ऐसा क्यों कह रहा है। बस मेरी बात मान लो, छू लिन ने स्माइल करते हुए कहा और इससे ज्यादा कुछ नहीं बोला। बाओ फैमिली के इस तरह अचानक आने से छू लिन को कुछ बैड फीलिंग्स आ रही थी, खासकर उस स्माइलिंग टाइगर बाओ वे और उसके पीछे खड़े काले रोब वाले आदमी से। अगर सामने वालों ने लिन फैमिली पर अटैक कर दिया तो यहां बहुत बड़ा मेस हो जाएगा। चू लिन को लिन फैमिली की लाइफ और डेथ की कोई परवाह नहीं थी, लेकिन लिन स्वान को वो कभी किसी को हर्ट नहीं करने देगा। ओ, लिन स्वान ने अपना सिर सिकोड़ा और समझदारी से सिर हिलाया। भले ही उसके दिल में हलचल हुई, लेकिन उसकी ये पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि क्यों। उस डार्क रात में डिम मून लाइट एकदम बेअसर लग रही थी। लिन फैमिली की एक गार्ड टीम ने कैंप के चारों तरफ ध्यान से इंस्पेक्शन किया। लिन फैमिली की सारी टीम्स एकदम शांत थीं और सिर्फ कीड़ों और बॉनफायर्स की आवाजें ही बीच बीच में उस सन्नाटे को तोड़ रही थीं। छू लिन एक पुराने पेड़ के सहारे खड़ा था। उसका चेहरा एकदम फ्लैट था और उसकी नजरें उस कैरेज की तरफ गईं जहां वो अक्सर रुकता था। वहां क्विल्ट में लिपटा एक पतला सा फिगर शांति से सो रहा था। रोर वो सन्नाटा ज्यादा देर नहीं टिक पाया। जंगल से एक भयानक रोर सुनाई दी। छू लिन की आंखें हल्की सी सिकुड़ गईं और वो धीरे से बड़बड़ाया, आखिर मुसीबत बाहर आ ही गई। बैंग उसकी बात खत्म होते ही जमीन बुरी तरह कांपने लगी। फिर चू लिन ने सेंस किया कि जंगल में स्कारलेट ब्लड बह रहा है और डार्क जंगल के अंदर से खून जैसी लाल आंखों का एक जोड़ा चमक उठा। स्ट्रेंज बीस्ट्स, जानवरों का एक झुंड अटैक कर रहा है। इस सडन अटैक ने लिन फैमिली के नाइट वॉचमैन को तुरंत अलर्ट कर दिया। उनकी जोरदार चीखों ने उस झूठी शांति की धज्जियां उड़ा दी। रोर वो गोस्ट फिगर्स अंधेरे को चीरते हुए जंगल से बाहर निकले और तेजी से इसी तरफ बढ़ने लगे। पूरे कैंप में एक फियर्स ब्रेथ दौड़ रही थी। पलक झपकते ही कई नाइट वॉचमैन खून से लथपथ होकर गिर पड़े। शुआ शुआ इस शोर से सोते हुए लोग तुरंत जाग गए और तेजी से अपने कैंप से बाहर आ गए। एक्सोटिक एनिमल्स के उस झुंड को देखकर उनके चेहरे डर से एकदम सफेद पड़ गए। ये तो आयरन फॉरेस्ट के बीस्ट्स हैं। लिन कियान का चेहरा एकदम ठंडी हवा से ढका लग रहा था। उसने उन काले शरीरों को देखा जो ऐसे एक्सोटिक एनिमल्स लग रहे थे जैसे रिफाइंड आयरन से बने हों। इन एक्सोटिक एनिमल्स की बॉडीज बहुत हार्ड थीं। एक अडल्ट बीस्ट आसानी से रिटर्निंग टू द 7th रॉबरी ऑफ श्वांजिंग वाले वॉरियर्स को टक्कर दे सकता था, लेकिन इतनी बड़ी गिनती में उन्हें देखकर उसे भी लगा कि इनसे निपटना बहुत मुश्किल होगा। आयरन फॉरेस्ट बीस्ट्स अपने ग्रे आयरन फॉरेस्ट में काफी जेंटल होते हैं। हमने उन्हें कभी प्रोवोक नहीं किया, फिर वो हम पर अटैक करने क्यों आए हैं?
कुछ लोग हैरान थे कि भले ही ये एग्जॉटिक एनिमल्स ट्रबलसम थे, लेकिन ये हर्बिवोरस होते हैं। जमीन पर पेड़ पौधों को डिस्ट्रॉय करने के अलावा वो इंसानों से बहुत कम ही भिड़ते थे। उनका ये एक्शन सच में बहुत अजीब था। लिंसी ने भी जोर से फ्राउन किया, लेकिन अभी उसके पास ज्यादा सोचने का टाइम नहीं था, इसलिए वो चिल्लाई, जल्दी से फॉर्मेशन बनाओ। लिंसी की आवाज सुनते ही लिन फैमिली का पूरा कैंप तेजी से हरकत में आ गया। सर्जिंग जीन एनर्जी बाहर निकली और सॉर्ड लाइट तेजी से चमकी, जिसने कैंप के आसपास भाग रहे कई वाइल्ड एनिमल्स को मार गिराया। बैटल तेजी से शुरू हो गई और लिन फैमिली के कैंप में हर तरफ खून की बदबू फैल गई। छू लिन उस सूखे पेड़ के सहारे बिना हिले डुले खड़ा था और अपने सामने मची इस अफरा तफरी को देख रहा था। रोर अंधेरे में एक आयरन फॉरेस्ट बीस्ट अचानक बाहर निकला और उसने लिन स्वान के कैरेज को जोरदार टक्कर मारी। इस वायलेंट झटके से कैरेज के अंदर लिन स्वान बुरी तरह चौंक गई। लोहे जैसे कड़क एक बड़े से हाथ को देखकर उसका छोटा सा चेहरा कागज की तरह सफेद पड़ गया। लिन स्वान ने तुरंत अपनी जीन एनर्जी एक्टिवेट करने और उसे रोकने की कोशिश की। शुआ जैसे ही वो आयरन फॉरेस्ट बीस्ट हमला करने वाला था, उसके माथे से अचानक एक गोल्डन लाइट आर पार हो गई। गर्म हवा में उसका खून फव्वारे की तरह बह निकला। कुछ कदम भागने के बाद वो जानवर 2 टुकड़ों में कटकर गिर गया। उस स्ट्रेंज एनिमल को चीरने के बाद वो गोल्डन लाइट पलक झपकते ही गायब हो गई। सूखे पेड़ के सहारे खड़े चू लिन के हाथ में एक तेजी से घूमता हुआ गोल्डन गियर आ गया। उस गियर पर एक डरावनी कोल्ड लाइट चमक रही थी।